हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से यहाँ पे गॉड लेवल असैसिन की थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि फेंग को पता चला था कि वो किसी यहाँ पे एशियन गॉड के स्लैट को पा सकता है, जिसके लिए वो यहाँ पे एक न्यू टाउन के अंदर आ जाता है, जहाँ पे पहले से ही ड्रीम्स एंड रिवर गिल्ड का राज था। बेसिकली ये लोग अभी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के बहुत ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बदल जाएंगे, जहाँ पे ज्यादातर कॉमन लोग रहेंगे और ये एक तरीके से यहाँ पे चैरिटी का काम करते हैं, कमजोर लोगों की मदद करते हैं और ताकतवर को हावी नहीं होने देते। इसीलिए फेंग भी इस गिल्ड को काफी ज्यादा पसंद करता है और वो इनकी यहाँ पे इनडायरेक्टली मदद भी करता है ग्रो करने में, क्योंकि इस केओस की दुनिया में हमें इन जैसे लोगों की जरूरत रहती है। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो चुका था। एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पे एक नॉर्मल से मॉन्स्टर को हराने की कोशिश कर रहे थे, और ये और कोई नहीं, बेसिकली साओ की फ्रेंड उसके मदर एंड फादर थे, जो कि एक टीम की तरीके काम करके एक छोटे से मॉन्स्टर को हरा देते हैं और उन्हें यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइफ स्पैम मिल जाता है। ये लोग इसी तरीके से छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट और लाइफ स्पैम इकट्ठा कर रहे थे। बेसिकली ये इन लोगों के लिए गुजारे के लिए काफी था, और ये लोग पहले यहाँ पे ड्रीम्स एंड रिवर गिल्ड को ज्वाइन कर चुके थे। जिसके बाद सायो के दोस्त के फादर यहाँ पे उससे पूछते हैं कि तुम्हारे दोस्त सायो ने यहाँ पे नाइट सेंचुरी गिल्ड को ज्वाइन कर लिया है ना, मैंने सुना है कि वो लोग काफी ज्यादा हाई टैक्सेस लेते हैं अपने मेंबर से। जिसपे सायो के दोस्त आगे से बताती है कि उसने सायो से बोला था कि उन्हें यहाँ पे ड्रीम्स एंड रिवर गिल्ड को ज्वाइन कर लेना चाहिए। वहाँ पे नॉर्मल लोग ही रहते हैं और वो पब्लिक वेलफेयर गिल्ड है, जहाँ पे कई सारे लोग आगे रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, जो गेम खेलने में ज्यादा बेहतर नहीं रहते। लेकिन अल्टीमेटली उसने मना कर दिया। खैर वो पहले यहाँ पे लेवल 10 पे पहुंच चुकी है। नाइट सेंचुरी गिल्ड के लोग उसकी मदद करते होंगे लेवल अप करने में, वो तो हम देख ही रहे हैं कितनी मदद करते हैं। लेकिन उसके फादर आगे से कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है कि लेवल 10 पे है वो, इसके बावजूद उसे यहाँ पे बस टूल की तरीके इस्तेमाल किया जाएगा। जिसपे सायो भी आगे से यही कहती है कि उसने सुना है कि नाइट सेंचुरी गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि तुम्हें 3 सालों तक यहाँ पे गुलाम की तरीके ट्रीट किया जाएगा। लेकिन वो बाद में ये भी कहती है कि वो उन लोगों के तरीके ऑर्डिनरी नहीं है, उसके पास हिडन प्रोफेशन है, तो वो उन लोगों से वास्तव में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तभी कोई इन लोगों के ऊपर स्नीक अटैक करता है तो सायो के फादर एक झटके के अंदर ही नॉकआउट हो जाते हैं। पीछे रह जाते हैं तो उसकी मदर और वो इनके ऊपर हमला करने वाले कुछ ज्यादा नहीं, बस चोरी थे, जो कि यहाँ पे लाइफ स्पैम को इन लोगों से लेने के लिए आए थे। ये लोग यहाँ पे रिवर्स एंड गिल्ड की बेइज्जती भी करते हैं कि कैसे लोग भरे पड़े हैं भाई, इनके अंदर तो स्किल ही नहीं है, एकदम यूजलेस। जिसके बाद उनका लीडर यहाँ पे उन दोनों से कहता है कि जो भी लाइफ स्पैम है इस खट्ट से बाहर निकाल दो बिना कुछ बोले समझे। सायो आगे से कहती है कि तुम्हें पता है कि इस तरीके से हमला करना नियम के खिलाफ है, ऑफिशियल तुम्हें पकड़ भी सकते हैं। इस पे लीडर आगे से कहता है कि उन्हें पता तब चलेगा ना जब कोई बताएगा, तुम लोग बचोगे ही कहाँ पे। तो फिर सायो की दोस्त अपनी मदर से कहती है कि मैंने होल्ड बैक करती हूँ, तुम जल्दी से यहाँ पे गिल्ड को बुला लो मदद के लिए। जिसपे लीडर आगे से कहता है कि जल्दी से खत्म करो भाई, ज्यादा लोग आ गए तो फिर मुसीबत होगी, ज्यादा लाइफ स्पैम मिलेगा। इसके बाद दो चीले आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे फेंग का वुल्फ आता है, जो कि उन दोनों को ही घट्ट से खा जाता है। जिन लोगों को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तभी सैडो यहाँ पे तेजी के साथ आगे बढ़ता है और लीडर की मुंडी धड़ से उखाड़ देता है। ब्रो इज रियली फास्ट। जब भी बुरे लोगों की फील्डिंग सेट करने की बारी आई तो इसके बाद तीनों चोर यहाँ पे दोबारा रिस्पॉन होते हैं और आगे से कहते हैं कि चलो चलते हैं बदला लेके। हालांकि जैसे ये लोग जा रहे थे तभी इन लोगों को ऑफिशियल धर दबोचते हैं। इन लोगों ऑफिशियल्स के लग इन लोगों के ऊपर कुछ ज्यादा ही देर से थी, बस इन लोगों को आग मूतते हुए देख रहे थे और अब इन लोगों ने इन्हें धर दबोचा है, तो इनके साथ जो होगा ये लोग सोच भी नहीं पाते। ऑफिशियल इनसे कहते हैं कि जल्दी से रियल लाइफ इन्फॉर्मेशन दो, नहीं तो इतना मारेंगे कि लाइफ स्पैम बचेगा ही नहीं और गेम तुम्हें हमेशा के लिए बैन कर देगा रियल लाइफ से भी। अब इनके साथ क्या होगा, इन्हें कैसे अरेस्ट किया जाएगा रियलिटी के अंदर, ये ऑथर ने हमें नहीं बताया। मीनवाइल हम लोग सैडो को देखते हैं, जिसने यहाँ पे लीडर के ऊपर फूल उगा दिए थे। वहीं पे सायो के दोस्त सैडो को शुक्रिया कहती है उनकी मदद करने के लिए। वहीं पे सैडो अपने मन के अंदर सोचता है कि तू चुयान है ना, ये तो सायो की दोस्त हुआ करती थी, पता नहीं ये दोनों दोस्त कैसे बदल गए। दोनों में एकदम आसमान जमीन आसमान का फर्क है, एक अच्छी है बहादुर है और दूसरी एक नंबर की चोर है। खैर ये तो बढ़िया हुआ कि इन दोनों ने यहाँ पे रास्ता अलग अलग कर लिया, तो बढ़िया रहेगा। खैर इसके बाद सैडो यहाँ से चला जाता है, इनसे कोई बात नहीं करता और उसने यहाँ पे सायो के फादर के लाइफ स्पैम को वहीं पे ही छोड़ दिया था। तो ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि सैडो इतना भी बुरा नहीं है। इसके बाद हम लोग कुछ मेंबर्स को देखते हैं जो कि आपस में बातें करते हुए जा रहे थे कि तुमने सुना कि सैडो यहीं पे ही आया है, तो फिर वो पक्का किसी बॉस के पीछे ही आया होगा। वहीं पे हम लोगों को फेंग से पता चलता है कि ये जो गॉड स्लेट है ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है। ये यहाँ पे इक्विपमेंट के ऊपर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इफेक्ट डाल देती है। गुड लक के साथ में जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है ये काफी ज्यादा खतरनाक रहता है। ये कभी कभी क्लास और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पूरी तरीके से चेंज कर देता है। यहाँ तक कि ऐसा भी माना जाता था कि 7th रैंक का एक्सपर्ट था इस दुनिया के अंदर, जो कि यहाँ पे बैटल कर रहा था, तब उसने यहाँ पे 7 स्लैट्स को समन करके एक एशियन गॉड को समन कर लिया था एक लेजेंडरी बॉस को हराने के लिए, और उसने सक्सेसफुली उस बॉस को भी हरा दिया था। और कभी कभी बॉस यहाँ पे कुछ ज्यादा ही खतरनाक रहते हैं जिनको एशियन गॉड स्लैट क्रिएट करती है और उनके पास उनके स्पेशल मैकेनिज्म और एबिलिटीज होती हैं। बेसिकली कुछ बॉस यहाँ पे इनविजिबल रहते हैं और उनका जो लेवल रहता है वो काफी ज्यादा हाई रहता है, इसीलिए प्लेयर्स कभी बगल से निकलते हैं तो वो अचानक से ही एलिमिनेट हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि ग्लिच कर या कि मैंने कुछ
कुछ कर दिया। उन्हें बस ऐसा ही लगता है कि ये तो गया भाई किस्मत से हमारी। यहाँ तक कि कुछ टाइम में जो रियल बॉस रहते हैं वो कुछ एनिमीज को भी समन कर लेते हैं फाइट करने के लिए। वहीं पे वो पीछे रह के उन एनिमीज को कंट्रोल करते हैं और ऐसी सिचुएशन में हमेशा यहाँ पे बॉस ही जीतता है, क्योंकि प्लेयर कितने ही मारेंगे, क्योंकि जो भी आर्मी रहती है वो उन्हें दोबारा रिवाइव कर सकता है। जैसा कि आनियो ने बताया था कि उन लोगों ने यहाँ पे बॉसेस को हरा दिया था, लेकिन वो बाद में यहाँ पे रिवाइव हो चुके थे और अचानक से उनके एट्रीब्यूट भी यहाँ पे बढ़ चुके थे, जो कि बजर्ग एट्रीब्यूट गेन की वजह से हुआ होगा। इसलिए वो लोग हारे गए थे, क्योंकि जब तक यहाँ पे रियल बॉस को नहीं हराया जाएगा तो फिर जो आर्मी है उसे तुम मार भी दो तो वो लोग दोबारा रिवाइव हो जाएंगे। इसके बाद फेंग उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे आनियो और उसकी टीम ने फाइट किया था, जहाँ पे वो 7 बॉसेस थे। फेंग सबसे पहले डिवोटी फॉलोअर को बाहर निकालता है और उससे कहता है भाई साहब आप जाइए। जिस पे डिवोटी फॉलोअर आगे बढ़ता है और उन लोगों के ऊपर हमला करता है, लेकिन उनका डिफेंस काफी ज्यादा हाई था। उनमें से एक बॉस पीछे मुड़ता है और डिवोटी फॉलोअर की तरफ देखता ही है और उसके ऊपर ब्लैक फ्लेम से हमला करता है और एक झटके के अंदर डिवोटी फॉलोअर यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। जिसपे फेंग को यहाँ पे सारा लिखा चोखा मिल जाता है कि सभी का लेवल 10 है, कोई भी डैमेज रिफ्लेक्शन एट्रीब्यूट नहीं है और ये नॉर्मल गोल्ड बॉस के मुकाबले में दुगने स्ट्रॉन्ग है। खैर इसके बाद फेंग अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करता है और वो सबसे पहले नाइट राइडिंग ब्लेड का इस्तेमाल करता है, बेसिकली एरिया टाइप अटैक है। जिसके बाद वो यहाँ पे टिटुआ काटू स्किल का इस्तेमाल करता है और झटके के अंदर ही उन सभी बॉसेस को यहाँ पे एलिमिनेट कर देता है। लेकिन उन सभी बॉसेस को मारने से यहाँ पे कोई भी लाइफ स्पैम नहीं मिलता है, लेकिन उनके मरने के बाद में यहाँ पे एक बहुत ज्यादा अजीब चीज होती है। बहुत सारे मॉन्स्टर आपस में मिल जाते हैं, यानी कि जो मरे थे और आपस में मिलके वो यहाँ पे एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के अंदर चेंज हो जाते हैं। इससे फेंग को समझ में आ जाता है कि उन 7 बॉसेस को हराना यहाँ पे फर्स्ट स्टेज था, जिसके बाद जब वो सभी मरेंगे तो वो एक साथ मिलकर यहाँ पे सेकंड फेज के अंदर चले जाएंगे और तब यहाँ पे रियल बॉस की बॉडी सामने आएगी, जो कि यहाँ पे एशियंट गॉड स्पिरिट से बनी होगी या फिर ब्लेसिंग होगी, जो भी हो। पे ये मॉन्स्टर कोई एशियंट हेवन कोई टंग इस्तेमाल कर रहा था, यानी कि पुरानी भाषा। तो फेंगोशूस को हम लोगों को यहाँ पे ट्रांसलेट करके बताता है कि ये साला एशियंट गॉड ऑफ डिजास्टर यूटोपिया है। और अगर तुम लोगों ने कभी गेम नहीं खेला है तो गेम्स के अंदर कभी कभी किताब के हिसाब से तुम्हें बॉसेस को हराना पड़ता है मिशन के तरीके की। पहले बॉस को जानो, जिसके बाद उनके यूनिक पार्ट्स के ऊपर हमला करो। उसी तरीके से फेंग भी हम लोगों को इस बॉस के बारे में बताता है कि ये यहाँ पे एशियन गॉड से बना हुआ है, तो फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट के हिसाब से हमला करना पड़ेगा, यानी कि इसकी बॉडी के ऊपर कई जगहों पे मंत्र संत्र लिखे हैं। तो फिर फेंग को यहाँ पे 1 बाय 1 उन मंत्र के अकॉर्डिंग ही हमला करना पड़ेगा, तभी वो बॉस को यहाँ पे हरा पाएगा। और वो सारे मंत्र उसकी बॉडी के ऊपर यहाँ पे हर जगह पे लिखे हुए हैं, शोल्डर पे, फोर आर्म पे, हर एक जगह के ऊपर, तभी वो यहाँ पे इस बॉस को हरा पाएगा। क्योंकि फेंग ने काफी ज्यादा मेहनत की थी इन सभी गॉड्स के बारे में जानने की और समझने की, तो वो जल्दी जल्दी से यहाँ पे हर एक पार्ट के ऊपर हमला करता है स्क्रिप्ट के मुताबिक, जिससे वो यहाँ पे बॉस को बहुत इजीली डैमेज कर देता है। जिसके बाद वो पूरी जगह चेंज होने लगती है। वो बॉस तो यहाँ पे पिघल के पानी के अंदर चला जाता है और पूरी जगह पानी के अंदर भर जाती है। जिसके बाद पानी के अंदर से कई सारे ताबूत बाहर निकलते हैं और साथ ही में वो बॉस भी, जो कि अब यहाँ पे सेकंड या फिर थर्ड फेज के अंदर जाने वाला था। ये जो ताबूत बाहर निकले हुए थे उन ताबूत के ऊपर यहाँ पे एक स्लाइड था और जो मास्टर उस ताबूत के पास में खड़े थे उनके माथे के ऊपर वही निशान बना हुआ था। यानी कि सबसे पहले ताबूत के ऊपर जो निशान बना हुआ यानी कि पत्थर सा है उसे हराना पड़ेगा, यानी कि उसे तोड़ना पड़ेगा। जिसके बाद मास्टर को हराना पड़ेगा, तब वो जाके इन मास्टर्स को हरा पाएगा और इस बॉस को सक्सेसफुली खत्म कर पाएगा। जब फेंग इस तरीके से फाइट कर रहा था तो फिर यहाँ पे भूकंप आने लगता है। जो भी प्लेयर आसपास थे वो सभी आगे से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बॉस बजर्ग बोर्ड में चला गया है, चलो चल के देखते हैं। जब तक ये लोग उस जगह पे पहुंचते हैं तब तक फेंग ने यहाँ पे पूरी फाइट खत्म कर दी थी। यहाँ पे बस तबाही वबाही बची हुई थी, जमीन उखड़ी हुई थी और ताबूत इधर उधर गिरे पड़े थे। वहीं पे इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ये लोग शायद से अथॉरिटी की तरफ से थे। आनियो उन लोगों से कहती है कि शैडो ने वहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दिया है, तुम लोग वहाँ से दफा हो जाओ। जिसपे इन लोगों का मुंह बन जाता है, आगे से कहते हैं नानी, और ये आगे से बताते हैं कि यहाँ पे काफी लंबी फाइट चली थी। बॉस वॉस तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा और ना ही शैडो दिखाई दे रहा, बस ताबूत पड़े हैं यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। हम लोग फेंग को देखते हैं जो कि स्टेल्थ मोड के अंदर था। वो जल्दी से यहाँ पे उस स्लैट यानी कि टैबलेट को उठा लेता है और हम लोगों को बताता है कि वो यहाँ पे 7 बॉसेस को हरा चुका है, तो उसे लूट कमाल की मिली है और साथ ही में वो लेवल 14 पे आ चुका है। जिसके बाद वो हम लोगों को यहाँ पे एशियन गॉड टैबलेट के बारे में बताता है कि अगर अथॉरिटीज को इसके बारे में पता नहीं चला कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है तो वो लोग बौखला जाएंगे और उन्हें बहुत ज्यादा भारी लॉस होंगे। हमें इसे एशियन गॉड टैबलेट के बारे में एक और बात बता दिया जाता है कि इसका इस्तेमाल करने से ये किसी इक्विपमेंट के ऊपर कर्स एक्टिवेट कर देगा। वो कर्स यहाँ पे एक बफ देगा और एक डी बफ देगा, दैट्स इट। जिसके बाद फेंग उस टैबलेट का इस्तेमाल यहाँ पे अपने ब्लैक फायर गिफ्ट ऊपर करता है, अपने बेसिकली अपने आर्मर के ऊपर। तो फिर उसके आर्मर के ट्रेट यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं जब कर्स उसकी बॉडी के साथ अटैच होता है। बफ के अंदर हमें बताया जाता है कि इसका मैक्सिमम ब्लैक फायर इफेक्ट है वो यहाँ पे 15 लेयर हो चुका है, जो पहले 10 था या फिर उससे कम था। और इसके डिबफ के अंदर यहाँ पे इक्विपमेंट का जो स्टेट्स है यानी कि एट्रीब्यूट वो यहाँ पे 30% से कम हो जाएंगे बस। फेंग हम लोगों को बताता है कि कर्स की वजह से यहाँ पे जो ब्लैक फायर के अंदर यहाँ पे जो उसकी लिमिट बढ़ी है 15 लेयर हो गई है, वो उसके डिबफ के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, यानी कि उसे फायदा ही हुआ है। क्योंकि वो यहाँ पे एवोल्यूशन पॉइंट का इस्तेमाल करके आर्मर के ग्रेड को बढ़ा सकता है, तो डिबफ यहाँ पे खत्म हो जाएगा लेकिन बफ नहीं खत्म होगा।
इसलिए वो जल्दी से यहाँ पे एवोल्यूशन पॉइंट का इस्तेमाल करता है और अपनी बाकी सभी एबिलिटीज को यहाँ पे इंक्रीज कर लेता है और उन्हें इवॉल्व कर लेता है। इसके बाद वो दोबारा ग्राइंड करने के लिए चला जाता है क्योंकि उसे यकीन था कि 5 घंटों के अंदर ही वो यहाँ पे लेवल 15 के अंदर प्रमोट हो जाएगा। जिसके बाद वो उस टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल दोबारा करता है और जब वो बाहर निकलता है तब उसे दिखाई देता है कि यहाँ पे सायो की अभी भी खातिरदारी चल रही है। वो आगे से कहता है कि ये औरतें तो कुछ ज्यादा ही ब्रूटल है, इसे सांस लेने तक का मौका नहीं दे रही। खैर इतने घंटों तक सायो को पीटने के बाद इनके भी हाथ दर्द करने लगते हैं, सूज जाते हैं। तो ये आगे से कहते हैं चलो भाई इसे इतना मारेंगे तो फिर हमें लगता है कि हम ही मर जाएंगे। जिसके बाद उसके ऊपर थूकते हैं और यहाँ से जाते हुए कहते हैं कि छोड़ो यार इस चीप लड़की को। वहीं पे हम लोग सायो के हालातों को देखते हैं तो ये गंभीर थे, हाथ वाथ सूज चुके थे, लेकिन इसके बावजूद ये खड़ी होती है और कहती है कि ये सब कुछ फेंग की गलती है। मैंने जब बोला कि मैं तुम्हारे साथ सारे रिश्ते नाते खत्म करना चाहती हूँ तो तुम मुझे सच में थोड़ी छोड़ दोगे यार। क्या उसे पता नहीं कि लड़कियों का हमेशा उल्टा मतलब होता है। खैर इसे इस बात की संतुष्टि थी कि यहाँ पे ये नाइट सेंचुरी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है, अब उसे यहाँ पे 3 सालों के लिए जिंदा रहने के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी है। हालांकि इसे अपने लाइफ स्पैन को यहाँ पे 50% देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसके पास काफी ज्यादा बच जाएगा और वो यहाँ पे जल्दी जल्दी ग्रो कर पाएगी। इसके बाद ये अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल अपने ऊपर ही करती है, बेसिकली अपने पूरे माना का इस्तेमाल करेगी खुद की बॉडी को हील करने के लिए। और ये चिक चिक के कह रही थी कि तुम सभी लोग जो मुझे नीचे दिखा रहे हो देखना कि मैं तो इतनी ज्यादा पावरफुल बनूंगी। और ये फेंग का भी नाम बीच में ले आती है, जिसके बाद जब ये अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है तो इसका निशाना अभी भी चूक हो जाता है और वो फेंग के ऊपर जाके गिरता है। वो भी हैरान होता है कि ये हीलिंग बफ कहां से आया अभी। और माना खत्म हो जाने की वजह से सायो की सारी सांसें सूख जाती हैं और ये पिघल के नीचे गिर जाती है। अरे यार पहले तुम निशाना लगाना सीखो यार, तब तुम करना दुनिया फतेह, अभी जाओ आराम करो। इसके बाद अगला सीन रियन ऑफ मैजिक सिटी का होता है, जहाँ पे कुछ लोग एक गोलम के साथ में फाइट कर रहे थे और उसकी थोड़ी सी दूर पे हम लोग 3 की तिकड़ी को देखते हैं और इनको लीड करने वाली कियान सीसी थी, जिसका फेंग के साथ में 36 का आंकड़ा, अगर इसे भूले ना हो तुम। वहीं पे कियान सीसी आगे से कहती है कि डासिया के लोग कुछ ज्यादा ही कमजोर है यार, एक अकेला बॉस बताओ 18 को पील गया। बाय द वे स्पीड तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। खैर ये जो बंदा था वो यहाँ पे कियान सीसी से कहता है कि ऐसा ना कहो यार, ये लोग अपना बढ़िया ट्राई कर रहे हैं खुद को बचाने के लिए, कम से कम हमें शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि जब ये बॉस को कमजोर करेंगे तभी तो हम लोग उसे हरा पाएंगे। वहीं पे कियान सीसी आगे से कहते को तुम ज्यादा ही पोलाइट हो। और वो मन के अंदर सोचती है कि ये सब 2 कौड़ी के लोग हैं, अगर इन्हें जिंदगी दे दी गई ना उनकी पूरी जिंदगी, तब भी ये इस गॉड टायर बॉस को हरा नहीं पाएंगे। वहीं पे हम लोग इन लोगों को देखते हैं जिन लोगों ने बॉस को हरा ही दिया था, बस थोड़ी ही एचपी बची हुई थी। और जब ये लोग यहाँ पे लास्ट हिट मारने वाले थे तभी 3 की टिकड़ी आती है और इन लोगों के ऊपर यहाँ पे स्नीक अटैक कर देती है और बड़ी इजीली इन लोगों को यहाँ पे हरा देती है। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि अभी क्या हुआ। जिसके बाद यहाँ पे अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कियान सीसी का दोस्त आगे बढ़ता है और वो उन लोगों के ऊपर अपने डुअल हैमर के साथ में थंडर स्मैश का इस्तेमाल करता है और एक झटके के अंदर ही उन्हें यहाँ पे स्टन कर देता है। इसके बाद कियान सीसी आगे बढ़ती है और उन दोनों को खत्म करते हुए वो बॉस के ऊपर भी हमला करती है और उन्हें भी हरा देती है। और उन्हें खत्म करने के बाद में कहती है कि ये सभी लोग एकदम ट्रैश हैं, ट्रैश, स्नीक अटैक कर रहे हो, सालों बता रहे हो ट्रैश। खैर कियान सीसी हम लोगों को बताती है कि डाजिया के लोग एकदम 2 कौड़ी के लोग हैं, लेकिन लोगों के दिमाग खराब हो चुके हैं क्योंकि अथॉरिटीज अब इनके पीछे पड़ चुकी हैं। बेसिकली लोग प्लेयर्स को हंट करते हैं ना लाइफ स्पैम के लिए, तो अथॉरिटीज इनके पीछे पड़ चुकी है। हालांकि इनकी रियल आइडेंटिटीज अभी तक एक्सपोज नहीं हुई है। तो कियान सीसी यही कहती है कि अभी भी मौका है, नॉर्थ अमेरिका कट लो, फायदे में रहेंगे हम लोग। जिसके बाद हम लोग वहां पे जाके एक नई गिल्ड की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद दोबारा आएंगे डाजिया के अंदर इन लोगों की कह के लेने के लिए और हम लोग उस गिल्ड का नाम यहाँ पे एलाइज करेंगे। इसके बाद वो यहीं पे ही लेट जाती है और उन लोगों से कहती है कि चलो टाइम हो चुका है, लॉग ऑफ करते हैं और पार्टी करते हैं। जिसके बाद हमें एक खतरनाक सीन दिखाया जाता है। लिटरली ये सीन इतना ज्यादा भयानक है। अब मैं यहाँ पे तुम्हारे 1.5 मिनट लेने वाला हूँ। ये तुम्हें फोटो दिखाई दी, अगर तुम इसे पहचान गए तो माँ कसम तुम्हें नर्क जाने से कोई नहीं रोक सकता। और जो सीन हम लोगों को यहाँ पे दिखाया गया था, जिसके लिए कियान सीसी ने बोला था कि हम लोग अलायंस गिल्ड की यहीं से ही फाउंडिंग की शुरुआत करेंगे, वो सीन ये था। 1 सेकंड के लिए दिखाऊंगा, बस इतना ही। देखा, मैं बता रहा हूँ ऑथर या तो जेंजी है या तो उसका कुछ है ट्रॉमा, किससे ट्रॉमा है उसका, कुछ कौन के साथ उसका कुछ पुराना लेना देना है, मैं बता रहा हूँ। जिसके बाद फेंग आनियो से मिलता है तो वो उसे बताती है कि हम लोगों ने यहाँ पे वेयर हाउस के लिए प्राइस की बात कर ली और हायरर्स ने यहाँ पे पैसों की बात कर ली है। फेंग उससे पूछता है कितने के दोगे, जिस पे आनियो आगे से कहती है 1500, जिसके लिए फेंग मना कर देता है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा कम है। तो आनियो आगे से कहती है उसे पता था कि बहुत ज्यादा लो है, इसलिए यहाँ पे उसने उनके साथ नेगोशिएट किया और वो यहाँ पे फेंग को 2000 में देने को राजी है। जिसके लिए फेंग मान जाता है और अपने मन के अंदर सोचता है चालाक बिल्ली को देखा, इसे लगता है ये मुझे चूना लगा देगी, इसे पता नहीं कि बार्गेनिंग हम लोगों ने इंडिया से सीखी है। खैर इसके बाद आनियो यहाँ पे जब डील करने के लिए आती है तो ये अपने साथ पूरी आर्मी लेके आई थी, जिसमें आनियो यहाँ पे फेंग से कहती है कि हैरान ना होना, मेरे पास बहुत ज्यादा लाइफ स्पैम रहता है तो सिक्योरिटीज ने यहाँ पे मेरे लिए आर्मी असाइल की है ताकि मेरे साथ कुछ गलत ना हो सके। इस पे फेंग आगे से कहता है नो प्रॉब्लम, और मन के अंदर सोचता है कि अथॉरिटीज को अंदाजा नहीं है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मेरी ताकत क्या है, इनके पास 2 स्किल हटा दो तो ये पूरी तरीके से यूजलेस हो जाएंगे। जिसके बाद वो यहाँ पे ट्रेड को कंप्लीट कर लेता है और यहाँ पे चर्च सेंचुरी सेफ हाउस की चाबी आनियो को दे दी जाती है 2000 लाइफ स्पैम के बदले में। वहीं पे जो आर्मी थी वो आगे
से कहती है कि तुमने देखा दोस्त। सामने वाला कहता है कि मैंने भी देखा कि यहाँ पे सेफ हाउस 2000 लाइफ स्पैम के बदले में बिका जा रहा है। खैर स्पेस हाउस भी तो जरूरी है, कम से कम 2 से 3 हजार लोगों को वो यहाँ पे रख सकता है और सिर्फ शैडो एक बंदा है जो इजीली इतने बड़े वेयर हाउस को आसानी के साथ दे सकता है। खैर इसके बाद फैंग को यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट और ट्रेड वेड मिला था उनकी मदद से वो यहाँ पे जितनी भी स्किल्स थी उनको यहाँ पे रियल लाइफ के अंदर एक्सट्रैक्ट कर लेता है और रियल लाइफ के अंदर वो पूरी तरीके से अब स्ट्रांग हो चुका था, बस कुछ इक्विपमेंट ही रह गए थे। तभी उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि उसकी बॉडी की यहाँ पे भूख बढ़ चुकी है, तो फिर उसे लॉग आउट करके खाना खाने के लिए जाना पड़ेगा। खैर इसके बाद फैंग की जब नींद खुलती है तो वो अपने होटल रूम के अंदर खुलता है और ये होटल रूम बहुत ज्यादा छोटा था, एकदम 2 कौड़ी का था, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ लोग लूट वूट करने के लिए आ गए थे और फैंग ने भाई पूरी तैयारी कर रखी थी, इसने यार खुद को लॉक कर लिया था एक जेल के अंदर। खैर वो लोग यहाँ पे फैंग से कहते हैं कि अपना लाइफ स्पैम दे दो, नहीं तो हम तुम्हें होटल के साथ ही उड़ा देंगे। और इन लोगों को ये लग रहा था कि एपोकलिप्स आ चुकी है और ये लोग किसी की भी फील्डिंग सेट कर सकते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि ये रूल उनके ऊपर भी अप्लाई होता है। खैर इसके बाद फैंग यहाँ पे अपनी एनर्जी को ही रिलीज करता है और झटके के अंदर ही वो इन लोगों को यहाँ पे खत्म कर देता है और उसकी पावर इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो पूरी बिल्डिंग को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। भाई और भी लोग थे बिल्डिंग के अंदर, या फिर इसे पहले से ही पता होगा खाली थी, या फिर ऑथर ने सोचा होगा कि ऑरा फार्म करते हैं, लोग मरते हैं तो मरने दो। खैर इसके बाद फैंग का सारा काम जोक हो चुका था, अब उसे बस यहाँ पे कियान सीसे के साथ निपटना था ताकि वो उसके गिल्ड को यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सके। हालांकि कियान सीसी को ढूंढना काफी ज्यादा टफ है क्योंकि वो एक नंबर की चतुर औरत है। जैसा कि सॉन्गविक के केस में हुआ था कि फेंग उसे जाया था और पेल दिया था, ऐसा इस कियान सीसी के मामले में नहीं हो सकता है। लेकिन फेंग के पास अभी भी एक क्वेस्ट पड़ी हुई है जो कियान सीसी ने की थी कि उसे यहाँ पे किन फेंग को मारना पड़ेगा जो वो खुद ही है, तो फिर वो इसी क्वेस्ट का फायदा उठाएगा यहाँ पे कियान सीसी को बाहर निकालने के लिए। तो वो डायरेक्ट मैजिक सिटी के लिए निकल जाता है जहाँ पे कियान सीसी रहती है। इसके बाद हम लोग कियान सीसी को देखते हैं जो अपने कुछ मुस्तंडे दोस्तों से कह रही थी कि तुम्हारे साथ रह के मुझे मजा ही आ गया, एकदम तरोताजा फील कर रही हूँ, मैं जाके गेम के अंदर मौज काट सकती हूँ। और ये कांप रही थी, इसकी आत्मा कांप रही है। वो दोनों मुस्तंडे उससे कहते हैं कि तुम्हारी टेक्निक लाजवाब थी, मजा ही आ गया। उसी टाइम पे यहाँ पे कियान सीसी का मैसेंजर उसे बताता है कि शैडो ने बताया है कि कियान फेंग का खेल खत्म हो चुका है, वो उसे रियलिटी के अंदर मिलना चाहता है ताकि वो उसे यहाँ पे कियान फेंग का सर लाके दे सके और अपनी बाकी पेमेंट वो उसे लेना चाहता है। जैसा कि फेंग ने बताया कि कियान सीसी कुछ ज्यादा ही चालाक है, उसे पता है कि यहाँ पे रियलिटी के अंदर मिलना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो उससे कहती है कि वो बस एक फोटो भेज दे। तो फेंग आगे से मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसके पास फोन ही नहीं है क्योंकि अथॉरिटी उसके फोन को ट्रैक कर सकती है। और इस पे कियान सीसी को बिल्कुल भी शक नहीं होता क्योंकि अथॉरिटी शैडो को कस के पकड़े हुई है इतने समय पे। इसीलिए वो यहाँ पे उस बंदे से कहती है कि उसे कह दो कि वो सीधा हम लोगों से गेम के अंदर ही मिल है। गेम के अंदर वो उसे कोऑर्डिनेट भेज देती है और जब उसे लगा कि शैडो एकदम ठीक ठाक बंदा है, जिसके बाद वो लोग रियलिटी के अंदर मिलेंगे, क्योंकि कियान सीसी सबसे पहले शैडो की परफॉर्मेंस को देखना चाहती थी कि वो सच में किस साइड पे और क्या करना चाहती है। इसके बाद कियान सीसी एक और ग्रुप को कॉल करती है और उससे कहती है, स्काई वॉकर बेबी कैसे हो, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया, अपने पूरे समुदाय को यहाँ पे ले आओ, मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम है तुमसे। फेंगो जैसे यहाँ पे मैसेज रिसीव होता है तो वो तुरंत गेम के अंदर चला जाता है क्योंकि उसे पता था कि कियान सीसी कुछ ज्यादा ही चालाक है। इसके बाद अगले सीन यहाँ पे रियन ऑफ मैजिक सिटी का होता है जो कि एक घोस्ट अकेडमी के पास ही थे। वह पे कियान सीसी का सामना एक अथॉरिटी के साथ हो चुका था जो कि उससे कहते हैं कि जल्दी से सरेंडर कर दो, इससे पहले कि हमें यहाँ पे फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े। हम लोगों ने तुम्हारे साले काले कारनामों को देख लिया है। और इसी ग्रुप का नाम यहाँ पे स्काई वॉकर था, स्काई वॉकर इनका लीडर होगा। कियान सीसी उन लोगों से कहती है कि जाओ और जाके अपनी राजिया को बता दो कि हम लोग तुम्हारी घंटा नहीं सुनने वाले, हम लोग यहाँ पे स्पीड गैंग नहीं रहे, अब से हम लोग यहाँ पे अलायंस गिल्ड बन चुके हैं और अलायंस गिल्ड यहाँ पे स्पेशल है वीक मैन को यहाँ पे हंट करने के लिए, जैसे कि तुम लोग। जिसके बाद वो यहाँ पे फ्लैश करती है, फ्लैश मींस वो उन लोगों को यहाँ पे खोल के दिखा देती है अपने संतरों को, जिसपे ऑफ कोर्स ये लोग शर्मा जाते हैं कि कियान सीसी कैसे भी हो लेकिन बॉडी टॉप ग्रेडेड की थी। और ये स्काई वॉकर वाले ये भी एक नंबर के हरामी थे, आगे से कह तो रहे थे चिच्ची क्या दिखा दिया सुबह सुबह, और एक आंख बंद करके एक आंख से खोल के देख भी रहे थे। वो पेन का जो लीडर था जो स्काई वॉकर था, ये चश्मिश जिस मुस्कुरा रहा है सबसे आगे यही है, ये कहता है बेब यू आर टू बोल्ड। इसके बाद वो इन लोगों से कहती है अगर तुम में हिम्मत है तो फिर आओ मेरे पास आके दिखाओ। और वो स्काई वॉकर से कहती है कि तुम देख रहे हो ना, अगर तुमने मेरी मदद की इन सभी चीजों में तो फिर मैं और भी ज्यादा बोल्डर हो सकती हूँ तुम्हारे साथ आज रात। फेंग भी दूर से ये सब कुछ देख रहा था और उसकी नजर ज्यादातर यहाँ पे स्काई वॉकर पे थी। वो आगे से हम लोगों को बताता है कि इसका नाम यहाँ पे हाउ हैन है और ये एक नंबर का कीड़ा है, दगाबाज है, गद्दार है। ये करता तो ये अथॉरिटीज के लिए काम है लेकिन यहाँ पे एक स्पाई के तरीके अलायंस गिल्ड के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बेच देता है। और 7 सालों के बाद इसका गेम बच चुका था जब यहाँ पे गॉड अबंडेंट गेम शुरू हुआ था। स्काई वॉकर ऊपर से यहाँ पे कियान सीसी से कहता है ये सब नहीं चलेगा, हम लोग वफादार हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, हम तुम्हें अरेस्ट करेंगे। और वो अंदर से लड्डू फोड़े जा रहा था मन के अंदर। वो उसे कहता है कि आज टाइगर यूनिफॉर्म पहन के आना, पोकेमॉन नहीं पकड़ा मैंने काफी टाइम से। अब यहाँ पे फेंग अपने मन के अंदर यही सोच रहा था कि वो शुरुआत कैसे करे। अगर वो यहाँ पे कियान सीसी की मदद करेगा तो फिर वो अथॉरिटीज का एनिमी मिल जाएगा क्योंकि ये स्काई वॉकर और उसकी टीम यहाँ पे अथॉरिटीज के लिए काम करती है। लेकिन अगर वो यहाँ पे स्काई वॉकर टीम को यहाँ पे पूरी तरीके से एलिमिनेट
नहीं करेगा तो फिर कियानसीसी उसके ऊपर भरोसा नहीं करेगी। इसी के लिए कियानसीसी यहाँ पे चेक करना चाहती है कि वो सच में यहाँ पे कियानसीसी की गिल्ड को ज्वाइन करके उसके साथ काम करना चाहता है या नहीं, या फिर वो चुपके चुपके से अथॉरिटीज के साथ में काम कर रहा है। क्योंकि उसकी नजर में शैडो यहाँ पे ये नहीं जानता है कि स्काई वॉकर एक निजी कीड़ा है, एक नंबर का गद्दार है वो। हालांकि फैंग को सब कुछ पहले से ही पता था कि यहाँ पे स्काई वॉकर एक गंदी नाली का कीड़ा है, तो वो तुरंत ही यहाँ पे उसकी टीम के ऊपर हमला करता है और एक झटके के अंदर ही उन सभी प्लेयर्स को यहाँ पे नॉकआउट कर देता है और पूरी तरीके से वहाँ पे एलिमिनेशन का नंगा नाच कर देता है। इसके बाद वो कियानसीसी से मिलता है और उससे कहता है हेलो फ्रेंड्स, आई एम दी शैडो। वह पे कियानसीसी शैडो के ऊपर फिदा ही हो जाती है। वो आगे से कहती है सो हैंडसम, आई लाइक दिस स्ट्रॉन्ग पीपल। वो बाद में खुद को ही नोचते हुए कहती है कि ये साला डाजिया के अंदर कैसे है, इसके जैसा इंसान यहाँ पे हो ही नहीं सकता, इसको हम लोग नॉर्थ अमेरिका लेके चलेंगे। वह पे स्पीड के रिश्तेदार आगे से कहते हैं हेलो फ्रेंड, तुम सच में स्ट्रॉन्ग हो, नंबर 1 प्लेयर होने का यही मतलब है। लेकिन शैडो इनके ऊपर भी हमला करता है और उनकी मुंडी उड़ा देता है। ये कहते हुए मुझे समझ में नहीं आया तुम लोग क्या कह रहे थे, मुझे लिए जाओ अपना काम करो। जिसपे कियानसीसी शैडो से कहती है उनको क्या हमारा रे, वो तो बस तुझसे नमस्ते कर रहे थे। जिसपे फैंग आगे से कहता है सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया कि वो लोग क्या बात कर रहे थे, लेकिन फ्यूचर के लिए हम लोग इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें, इसलिए हम लोग डाजिया लैंग्वेज में ही बात करेंगे। इसके बाद वो कियानसीसी से कहता है कि पैसे मेरे दे दो यार पहले, और ऊपर से थोड़ा कपड़े पहन लो यार, उससे पहले पहन लो यार, जवान बच्चे देखते हैं, पता चले कहीं भी पिचकारी मार दे अपनी। लेकिन कियानसीसी यहाँ पे शैडो से सबसे पहले किनफेंग का असर मांगती है, कहते हुए वो कहाँ पे है, और वो मन के अंदर सोचती है कि शैडो एक मॉन्स्टर है मॉन्स्टर, और उसे ये पसंद आया। फेंग उससे कहता है कि हम लोग रियलिटी के अंदर एबिलिटीज लेके जा सकते हैं, इक्विपमेंट, रियलिटी से गेम के अंदर कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। अगर तुम्हें सर चाहिए तो फिर रियलिटी के अंदर मिलना पड़ेगा, तब मैं तुम्हें सर ला के दे सकता हूँ। कियानसीसी को सर के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो आगे से कहती है कि मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ देख ली है और मुझे यकीन है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे, इसलिए वो शैडो की पेमेंट को कंप्लीट कर देती है। तो शैडो उससे कहता है कि धन मिल गया तो तन का कोई काम नहीं, और वो जाने लगता है। लेकिन कियानसीसी उसे रोकती है और उससे कहती है कि यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ उसे पसंद आई है, और वो उसे कहती है कि उसके पास स्ट्रेंथ है और उसके पास पैसा, तो वो दोनों यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कॉपरेट कर सकते हैं। कियानसीसी के पास यहाँ पे एक पोस्ट है एक नई असैसिन के लिए, अगर फेंग चाहे तो वो पोस्ट उसको मिल सकती है। जिसके बाद वो उसे यहाँ पे अपनी पर्सनल स्पेस के लिए इन्वाइट भी करती है कि तुम मेरे घर पे आ सकते हो, बाकी चीजों के लिए हम लोग वहाँ पे सारा पेपर वर्क कर लेंगे। लेकिन इसकी शकल से लगता नहीं कि ये पेपर वर्क पेन से कंप्लीट होगा, यू नो व्हाट आई मीन। फेंग उसे कहता है कि मैं पोस्ट तो ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन मेरी फीस कुछ ज्यादा ही हाई रहती है, पैसे दे पाओगी? कियानसीसी आगे से कहती है कि जब रियलिटी के अंदर मिलेंगे तब वहाँ पे सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे, और उससे पहले मैं तुम्हें पैसों से भी ज्यादा एकदम बढ़िया रिवॉर्ड दूंगी, एकदम खतरनाक रिवॉर्ड। वो रिवॉर्ड ऐसा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। फेंग आगे से कहता है इसने समुद्र किनारे बुलाया है तो इसके पास पक्का याच होगी। खैर इसके बाद हम लोग स्काई वॉकर को देखते हैं जो कि दोबारा रिस्पॉन्ड होता है। ये बाहर से गाली दे रहा था शैडो को, ये कहते हुए कि मुझे पता था कि वो साला अथॉरिटी को धोखा देगा, एक नंबर का हरामी जो है, जब साला नाम ही शैडो हो तो फिर काले काम तो करेगा ही वो। हालांकि वो अंदर अंदर से खुश भी था कि डीलिंग लोगों की सक्सेसफुली अब शैडो यहाँ पे कियानसीसी के साथ काम करेगा और उसे यहाँ पे कियानसीसी की तरफ से अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। इसके बाद वो यहाँ पे जियांग हाई अथॉरिटीज को गाली देने लगता है कि ये साले बेवकूफ, इन लोगों को पता भी नहीं कि लोग शैडो के साथ कितना ज्यादा यहाँ पे एसोसिएट कर चुके, कितना ज्यादा उसके साथ बिजनेस कर चुके हैं, उन लोगों को हमें यहाँ पे सफाई देनी पड़ेगी। जिसके बाद वो इसे लड़की जिसका नाम किंग युवे था उसे कहता है कि जल्दी से सभी लोगों को इकट्ठा करो, जो लाइफ स्पैन हम लोगों ने खोया है उसे दोबारा इकट्ठा करना पड़ेगा। वह पे किंग युवे अपने मन के अंदर सोच रहे थे कि शैडो अब यहाँ पे अलायंस गिल्ड के साथ काम करने लगा है। अगर ये बात सच है तो फिर उन लोगों को किसी भी कीमत पे शैडो को एलिमिनेट करना पड़ेगा, फिर चाहे इन लोगों को यहाँ पे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़ जाए। इसके बाद ये इस बारे में सोचने लगती है कि शैडो और इसके बीच में कितना बड़ा गैप है। इसके बाद अगला सीन कियानसीसी की याच का होता है जहाँ पे फेंग आता है। वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो भाई और ये काले लिबास में काहे लिए आए हो। इसमें फेंग आगे से कहता है शैडो हो बे, काले लिबास में तो आऊंगा ही ना। खैर इसके बाद लोग शैडो की आइडेंटिटी को यहाँ पे एनालाइज करते हैं और उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद फेंग सीधा याच के टॉप पे आ जाता है जहाँ पे कियानसीसी उसका इंतजार कर रही थी रेड ड्रेस के अंदर। अभी अच्छी लग रही है ये। इसके बाद वो शैडो से कहती है कि यार अब तो लिबास उतार दो यार, अब तो रियलिटी के अंदर मिलने इतना भी ज्यादा मिस्टीरियस होने की जरूरत नहीं है, चिल डूड चिल। फेंग उससे कहता है बस ये बताओ कि किसकी मुंडी उड़ानी है, इस काम के लिए बुलाया है तो सीधा काम की बात करो, पैसे रखो हम तब बात करेंगे। इस पे कियानसीसी उसके पास जाते हैं और कंधा टकरा के उससे कहती है कि तुम्हारे अंदर रोमांस के लिए बिल्कुल भी सेंस नहीं है। अरे तुम्हारे सामने इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी, इतनी ब्यूटीफुल है, क्या तुम सब मरने मारने की बातें करो, रोमांस की बातें करो। जिसके बाद वो उसे वाइन देती है कि तुम्हें ये पियो, तुम ये स्पेशल ड्रिंक है, इसको पीने के बाद तुम एकदम तरोताजा फील करोगे, तुम्हारे अंदर आग दौड़ेगी। रेड हॉर्स फायर वाइन है ये, गूनर्स नो दिस नेम। इस पे फेंग बिना किसी बात के उस वाइन को पी भी लेता है। इस पे कियानसीसी आगे से कहती है मोहर लग गई, अब यहाँ पे बिल्कुल भी इंतजार करने की जरूरत नहीं। जिसके बाद वो शैडो को पकड़ती है और उसे नीचे गिरा देती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। इस वाइन के अंदर एकदम खतरनाक सीक्रेट फॉर्मूला था जो कि तुम्हारे अंदर की जिंदगी एकदम बढ़ा देगी और तुम्हारी काम वासना चीख चीख के तुमसे कहेगी कि जो तुम 10 सालों से पड़े हुए हो अब उसको उजागर करने का समय आ चुका है। वहीं पे कियानसीसी की खुशी का ठिकाना नहीं था, इसके लिए यहाँ पे एक नाइट स्पेंड करना ट्रॉफी से कम नहीं था। ये आगे से कहती है कि वो अनलिमिटेड लोगों के साथ यहाँ पे मौज मस्ती काट चुकी है, लेकिन अब वो शैडो के साथ निपटेगी। द अल्टीमेट मैन ऑफ द
गेम, मैग्निफिशिएंट। इसके बाद वो उसे कहती है कि चिंता न करो, मैं तुम्हारा नकाब तभी हटाऊंगी जब हम दोनों एकदम पीक पे होंगे, तब मैं तुम्हारे चेहरे को अच्छे से छूंगी और उसे एडमायर करूंगी। उससे पहले हम लोग इस मिस्ट्री को हटाते हैं और इस मछली को देख के तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे असली खेल क्या हो रहा है। वो आगे से कहती है वाओ, इतना बड़ा कोई कैसे हो सकता है, तुम तो एकदम 6 फीट की हो। वहीं पे हम लोग फैंग को देखते हैं, इसके पसीने छूटे जा रहे थे, एकदम खतरनाक सेंसेशन फील हो रहा था। वो आगे से कहता है और तभी फैंग के अंदर से यहाँ पे हरी आग बाहर निकलती है जो कि यहाँ पे कियानसीसी को पूरी तरीके से जला देती है। लेकिन कियानसीसी के ऊपर यहाँ पे सबसे पहले एक खतरनाक पेंडेंट था जो कि उसे यहाँ पे हर तरीके की प्रोटेक्शन देता था। तो साइड से फैंग बाहर निकलता है जो कि यहाँ पे उस पेंडेंट को खींच लेता है, उसे ये कहते हुए कि ये पेंडेंट किसी काम का नहीं है क्योंकि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। इसके बाद कियानसीसी फैंग की तरफ देखते और उससे पूछती है कि तुम जिंदा कैसे हो भाई, शैडो ने तुम्हारी फील्डिंग नहीं सेट कर दी थी। जिसपे फैंग आगे से कहता है सॉरी फ्यूचर पार्टनर, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि शैडो और मैं दोनों एक ही इंसान है। जिसपे कियानसीसी आगे से कहती है अगर तुम शैडो तो फिर ये कौन है भाई। तो फिर हमें पता चलता है कि अब तक जिसको हम लोग फैंग समझ रहे थे वो अपना प्यारा डिवोटी फॉलोवर है और इतने समय खुशी एडिशन में चल रहा है, यानी कि हैप्पीनेस इसका इंडेक्स एकदम हाई पे है। और आगे से कहता है मालिक मैं आपसे नफरत करता था, आप मुझे यहाँ पे बलि का बकरा बनाते थे, हर जगह पहले भेजते थे, लेकिन आज इस पल पे आपने मुझे पहले भेजा, दिल खुश कर देता पाजी, दिल खुश कर देता। इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। फॉर द मासूम पीपल्स, कियानसीसी ने डिवोटी फॉलोअर को यहाँ पे माइंड ब्लोइंग जॉब दी है, जिसमें से माइंड हटा दो बस तुम, एंड यू नो व्हाट इज दिस, इट इज। कर इसके बाद कियांग फैंग अपना सर जमीन पे रखती है और फैंग से माफी मांगती है, कहते हुए फादर फॉरगिव मी। कियांग फैंग अभी भी नहीं मांगता तो फिर कियानसीसी आगे से कहती है ओ डैडी फॉरगिव मी। वो फैंग से कहती है कि अगर तुम्हें मेरा सारा लाइफ स्पैम चाहिए तो फिर ले लो, मैं तुम्हारी स्लेव बनने तक को राजी हूँ, बस मुझे छोड़ दो। फैंग से पूछता है कि वो फॉरेनर कहाँ गए भाई, उनसे मुझे बात करवाओ, उनसे मुझे जरूरी लेना देना है, लाइफ स्पैम उनका भी चाहिए मुझे। इस पे कियानसीसी उसे कहते हैं अगर मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊंगी तो फिर तुम मुझे जाने दोगे ना, लेकिन फैंग उसके ऊपर हमला करता है और उसे हमेशा के लिए जाने देता है। ये कहते हुए अच्छा लगता है कि वो लोग यहाँ से पहले ही जा चुके हैं तुम्हारी मौज मस्ती की वजह से। फैंग ने यहाँ पे कियानसीसी की गर्दन तोड़ दी, बस मैं तुम्हें इतना ही बताना चाहूंगा। इसके बाद वो उसका फोन उठाता है और यहाँ पे अथॉरिटीज को बुला लेता है। उसने अथॉरिटीज को यहाँ पे किस लिए बुलाया तुम्हें बाद में पता चलेगा। इसके बाद यहाँ पे पुलिस आती है। वहीं पे इन लोगों को खबर मिली थी कि इस याच के अंदर यहाँ पे क्रिमिनल रहते हैं जो कि गेम के अंदर यहाँ पे कुछ ज्यादा ही खतरनाक काम करते हैं। साथ ही में लोग इस बात से भी जानते कि ये कहीं ये शैडो की चाल तो नहीं है, इसलिए वो लोग खुद को यहाँ पे सावधान रखने के लिए कहते हैं। इन्हीं के ऊपर हम लोग यहाँ पे स्काई वॉकर को देखते हैं जो कि आगे से कह रहा था कि वो शैडो साला, इसको पता भी नहीं लोग की जिंदगी कितनी ज्यादा मुलायम रहती है, ये फिर भी इसके बावजूद यहाँ पे लोगों के बिना किसी दर्द के जाने ले लेता है। वो उन लोगों से कहता है कि जैसे वो लोग याच के ऊपर पहुंचेंगे तो वो यहाँ पे अपनी स्किल का इस्तेमाल क्रॉप्स के ऊपर करेगा, जिससे इन लोगों को यहाँ पे शैडो की लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। जिसके बाद स्काई वॉकर के इशारे पे वो लोग यहाँ पे शैडो के ऊपर गोलियां बरसा देंगे। जिसके बाद वो लोग यहाँ पे कियानसीसी की बॉडी को चेक करते हैं तो फिर उसे पता चलता है कि कोई भी यहाँ पे अब्यूज का निशान नहीं है गर्दन को छोड़ के। और साथ ही में उन लोगों को यहाँ पे कियानसीसी के मुंह के अंदर से एक अननोन डीएनए मिलता है। वी नो दैट व्हाट काइंड ऑफ डीएनए इज दिस। जिसपे यहाँ पे स्काई वॉकर आगे से कहता है ये शैडो तो एकदम एक नंबर का हरामी निकला, ना ही ये लोगों की जाने लेता है बल्कि उन लोगों को यहाँ पे पूरी तरीके से बेइज्जत भी करता है। इसके बाद यहाँ पे स्काई वॉकर अपनी डाइंग विश स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे वो जब भी यहाँ पे किसी क्रॉप्स को यानी कि बॉडी को टच करेगा तो फिर उसे कुछ टाइम के लिए यहाँ पे किलर की लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। ड्यूरेशन 5 मिनट है, जिससे स्काई वॉकर को तुरंत पता चल जाता है कि शैडो याच के ऊपर ही है। जिसके बाद वो लोग यहाँ पे कट्टा वट्टा बाहर निकालने ही वाले थे कि उससे पहले यहाँ पे फैंग स्काई वॉकर के माथे के ऊपर अपने डार्ट से हमला करता है और उसकी फील्डिंग यहीं पे ही सेट कर देता है कियानसीसी के बगल में। जिसके बाद वो सभी लोग अपने ऊपर यहाँ पे सील्ड को एक्टिवेट करते हैं और शैडो से कहते हैं कि तुमने एक अथॉरिटी ऑफिसर को मारा है, क्या तुम पूरी सरकार के ही खिलाफ जाना चाहते हो क्या। और ये लोग अंधाधुन भाई बरसाए जा रहे थे। शैडो उन लोगों से कहता है गन नीचे करो अपनी, बेफालतू में इतना ज्यादा गुस्से में जा रहे हो। मैंने तुम्हारे अथॉरिटी ऑफिसर को इसीलिए मारा है क्योंकि वो यहाँ पे कियानसीसी के साथ मिला हुआ था और तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें बेच खा रहा था, जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दिमाग के तरीके घुसा हुआ है और सारे काम धंधे कर रहा है। सबूत के लिए साले का फोन चेक कर लो, तुम्हें यहाँ पे कियानसीसी के नंबर और बाकी सभी चीजें मिल जाएंगी। जिसपे एक ऑफिसर यहाँ पे स्काई वॉकर के फोन को चेक करता है तो फिर उसे यहाँ पे कियानसीसी की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं और सारी इन्फॉर्मेशन भी। इस पे किंग युए उसे कहती है कि दिखाओ मुझे, अभी देखना है। वो ऑफिसर कह रहा था कि ना देखिए अब ये आपके लायक की चीज नहीं है, लेकिन किंग युए उसे कहती है क्या मेरे काम की चीज नहीं है, मुझे भी तो देखने दो। जिसके बाद जब वो फोन को चेक करती है तो अंदर कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीजें थी। उसको देख के वो आगे से कहती है अच्छा ये वो सारी चीजें। ऑफिसर कहता है बोला था ना देखो यार। जिसके बाद वो पूरी वीडियो को चेक करती है जहाँ पे मे आई कमिंग नहीं आई एम कमिंग सब कुछ चल रहा था और उसे समझ में आ जाता है कि इसीलिए शैडो ने यहाँ पे गेम के अंदर पूरी टीम को ही निपटा दिया था ताकि वो कियानसीसी का भरोसा जीत सके और यहाँ पे उसे कियानसीसी की सारी चीजें पता चल सके। इसके बाद उसने रियलिटी के अंदर आके कियानसीसी की पूरी तरीके से फील्डिंग सेट कर दी। इसकी वजह से शैडो ने यहाँ पे अथॉरिटीज के लिए दो सबसे बड़ी परेशानी एक झटके के अंदर ही खत्म कर दी। और फिर वो ऑफिसर आगे से कहता है वीडियो अभी भी चल रहा है मैडम, कितना देखोगी। इसके बाद यहाँ पे किंग युए यही सोचती है कि किस्मत से वो लोग यहाँ पे अथॉरिटीज के साथ में है, यानी कि फैंग अपना अगर वो उनके खिलाफ होता तो फिर यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो सकते थे। लेकिन यहाँ पे किंग युए ने शैडो के ऊपर 10-15 गोली चला
ही दी थी। अगर उसे ये चीज ना पसंद आई और अगर वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ चला गया तो फिर यहाँ पे अथॉरिटीज को दिक्कत हो सकती है। इसलिए वो शैडो को सबसे पहले शुक्रिया कहती है और उसे माफी भी मांगती है अभी के लिए उसके ऊपर गोली चलाने को, और वो अपने पैर के ऊपर ही शूट कर लेती है, जिसपे वो सभी ऑफिसर हैरान हो जाते हैं कि अचानक से क्या हुआ भाई। तो किंग यूए शैडो से कहती है कि देखो मैंने यहाँ पे रीपे कर दिया जो तुम्हारे साथ मैंने किया था, उम्मीद करती हूँ कि तुम ऐसे ही यहाँ पे ऑफिशियल के साथ में कोऑपरेट करते रहोगे फ्यूचर में भी। उसके जो साथी थे उससे कहते हैं कि ये सब की जरूरत थोड़ी नहीं थी, जिसपे किंग यूए आगे से कहती है कि उन लोगों को शैडो की पर्सनैलिटी के बारे में नहीं पता है, इसलिए ये सेफ रहेगा कि वो लोग यहाँ पे भरपाई कर दें। फेंग को यहाँ पे किंग यूए के बारे में पहले से ही पता था, पास्ट से वो जो आया था यहाँ पे, इसलिए अच्छे से पता है कि किंग यूए काफी ज्यादा समझदार पर्सन है, फ्यूचर में वो दोनों एनिमी न बन जाए, इसलिए यहाँ पे उसने खुद को ही सूट कर लिया ताकि यहाँ पे जो कॉपरेशन है अथॉरिटी और शैडो के बीच में उसे कोई भी हानि ना हो। और किंग यूए आगे जाके यहाँ पे डीमन सिटी की लीडर बनने वाली है। इसके बाद सिंसिटो के गेम के अंदर आ जाता है जहाँ पे हम लोग यहाँ पे नाइट सेंचुरी गिल्ड को देखते हैं जहाँ पे सायू थी। वहाँ पे ये लोग कुछ मॉन्स्टर्स के साथ में फाइट कर रहे थे, इसलिए उनकी टीम का जो लीडर था वो सायू से कहता है कि जल्दी से मुझे हील करो। तो इसका निशाना अभी भी चूक ही जाता है और ये सीधा मॉन्स्टर को ही हील कर देती है, जिसपे उनका लीडर तो भाई खत्म हो जाता है क्योंकि मॉन्स्टर उसे खा जाता है। लेकिन वहां पे जो मॉन्स्टर था यानी कि जो बॉस था वो आगे से हील हो जाता है और अपनी आंखें खोल लेता है और इसकी आंखें गलत जगह पे थी। मैं बता रहा हूँ ऑथर के साथ कुछ तो इशू है, वो पक्का बता, वो भाई चाइना को चैलेंज कर रहा है, हम तो बनाएंगे ऐसा कंटेंट, दिखा दो तुम इसे ब्लॉक करके। और ऑफकोर्स लीडर के ना होने पे यहाँ पे सायू और वो दोनों ही नॉकआउट हो जाते हैं और दोबारा रिस्पॉन होते हैं। और सायू यहाँ पे दोबारा शैडो को टारगेट करने लगती है, ये कहते हुए कि ये पक्का शैडो होगा, वो मुझे बार बार टारगेट कर रहा है, उसे पता होगा कि मैं यहाँ पे सोंगफी की मौत का बदला लेना चाहती हूँ। लेकिन सायू का जो मेंबर था वो उसके सर के ऊपर टपली मारता है, ये कहते हुए तुम्हारा दिमाग खराब है, शैडो पूरी दुनिया के अंदर आके तुम्हें टारगेट क्यों करेगा। वो एक प्लेटिनम बॉस था, हेडलेस असैसिन जियामेंग, जिसने हमारी पूरी टीम को वाइप आउट किया है। तुम्हें सिस्टम के प्रॉम्प्ट को अच्छे से रीड करना चाहिए। जिसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हारी स्किल्स बहुत ज्यादा बुरी हैं, तुम यहाँ पे सीधा मॉन्स्टर की तरफ एम करती है और उससे हील कर देती है, ना कि अपने टीममेट्स को। अगर अगली बार ये दोबारा हुआ तो फिर मैं यहाँ पे तुम्हारी जान ले लूंगा, नहीं तो चुपचाप रिजाइन कर दो और भाग जाओ यहाँ से। लेकिन उसी टाइम पे वो हेडलेस बॉस यहाँ पे ही आ जाता है इन लोगों को फॉलो करते हुए, तो वो लोग अपनी जान बचाते यहाँ से भाग लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे सिंसिटो के घर के ऊपर आ जाता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं एक मिडिल एज महिला बट वेरी ब्यूटीफुल, वो कांच तोड़ के कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, इतनी अच्छा मौका मिला था यहाँ पे शैडो को खत्म करने का, लेकिन तुम्हारे ऑफिशियल बस गिव अप कर दिया और कुछ भी नहीं कर पाए। हम लोग यहाँ पे इतने टाइम से ऑफिशियल के बीच में घुसे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जब सही मौका आता है तो हम लोग पूरी तरीके से यूजलेस हो जाते हैं। मुझे तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं सुनना, मेरा पूरा डोंगफन क्लैन शैडो के हाथों खत्म हुआ है, मैं उनकी मौत को ऐसे ही जाया जाने नहीं दे सकती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हो, मुझे किसी भी कीमत पे शैडो का खून चाहिए। तुम्हारा ससुर उसके हाथों से मरा है, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पे इतना ज्यादा हेजिटेट कर रहे हो। लेकिन उसी टाइम पे साइड से एक छोटा बच्चा कहता है, मॉम मेरे पास एक प्लान है शैडो को खत्म करने का। जिसपे उसकी मदर आगे से कहती है, कौन सा प्लान है भाई तुम्हारे पास, और ऊपर से तुम गेट के अंदर लॉग इन नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी एज यहाँ पे 18 से कम है, इसलिए तुम गेम के अंदर नहीं जा सकते हो। जिसपे ये आगे से कहता है कि वो भले ही गेम के अंदर ना जा सके, लेकिन वो यहाँ पे अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है। शैडो को यहाँ पे लोगों को खत्म करना पसंद नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ लोगों को भेजेंगे उसे उकसाने के लिए। इसके बाद हम लोग डैड की फायर वर्क यानी कि पटाखों की दुकान यानी कि फैक्ट्री में कुछ लोगों को पहले से ही तैयार रखेंगे, और जब शैडो यहाँ पे उन लोगों को खत्म करने के लिए जाएगा तब हम लोग एक ही बार में उस पूरी फैक्ट्री के अंदर आग लगा देंगे। फिर जो आतिशबाजी होगी शैडो उसी के साथ ही धुआं बनके इस दुनिया से गायब हो जाएगा। इसके बाद पूरी दुनिया विटनेस करेगी उसकी मौत को, और अगर ये प्लान फेल भी हो जाता है तो शैडो को पता नहीं चलेगा कि इस प्लान के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था। जिसपे उसकी मदर आगे से कहती है, ऐसा लगता है कि पढ़ाई तुम्हारी काम दे रही है। इसके बाद वो अपने पति से कहती है कि तुम्हें मटा सुनाई दिया कि प्लान क्या है, जिसके लिए उसका पति मान जाता है ये कहते हुए कि हम लोग सारी तैयारी कर देंगे, लेकिन ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। उसका बड़ा भाई और दूसरा भाई यहाँ पे इन सभी चीजों को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि शैडो यहाँ पे ऑफिशियल की तरफ बढ़ते ही जा रहा है और उनके करीब होते जा रहा है। वहीं पे ये लड़की इन लोगों को अपना लाइफ स्पैम नहीं दे रही थी, तो फिर इन लोगों ने यहाँ पे उसकी लाइफ लाइन ही ले ली। जिसपे एक कामचोर बालक ऊपर से हरामी आगे से कहता है कि देखो मैं होल्ड नहीं कर पाया, इसीलिए ये सब कुछ हो गया और मैंने एक्सीडेंटली उसकी जान ले ली और मदर को कोई दिक्कत ना थी। इसके बाद सिंसिटो की गेम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे वो हेडलेस बॉस इतने समय बाजार का मोड पे जा चुका था, और वो जहाँ पे जा रहा था वहाँ पे तबाही मचाने जा रहा था। सायू के साथ साथ उसकी पूरी टीम ही वाइप आउट हो जाती है और ये लोग यहाँ पे ऑर्ब के अंदर बदल जाते हैं। उसके पीछे जो लोग खड़े थे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सभी गायब कैसे हो गए। तभी हेडलेस बॉस उनके ऊपर भी हमला करती है और वो लोग भी ऑर्ब के अंदर बदल जाते हैं। उन्हें समझ में आ चुका है कि ये हुआ था। वहीं पे इन सभी चीजों के पीछे यहाँ पे शैडो का हाथ बताया जा रहा था कि ये सब कुछ शैडो कर रहा है। शैडो यहाँ पे इनोसेंट लोगों को मार रहा है, जबकि वो काम कोई और कर रहा था। मीनवाइल हम लोग यहाँ पे फैंग को देखते हैं जो कि एकदम किनारे पे आ चुका था। वहीं पे फैंग सोच रहा था कि अब वो यहाँ पे हाइडिंग प्लेस यानी कि हाइड आउट रियलिटी के अंदर एक्सट्रैक्ट करना चाहता था, इसीलिए फैंग यहाँ पे 1300 लाइफ स्पैम को खर्च करता है और लैंड ऑफ द सोल प्यूरिफिकेशन हाइड आउट को यहाँ पे रियलिटी के अंदर एक्सट्रैक्ट कर लेता है।
क्योंकि ये हाइडिंग प्लेस है, इसीलिए फेंग यहाँ पे इसे अंडरग्राउंड यानी कि पानी के नीचे ही रखता है। इसके बाद फेंग यहाँ पे अपने हाइड आउट को बाहर निकालता है, तो वो पानी के अंदर से बाहर निकलता है, जो एकदम खतरनाक लग रहा था। एकदम कूल भाई, पानी के अंदर से इतना बड़ा महल बाहर निकले, किसे कूल नहीं लगेगा। खैर इसके बाद फेंग यहाँ पे डिवाइन टॉप के लिए जाने वाला था, तब यहाँ पे वैंग उसे मैसेज करके बताता है कि ऐसा कहा जा रहा है कि तुम यहाँ पे कई सारे प्लेयर्स को खत्म कर रहे हो और उन्हें एलिमिनेट कर रहे हो। लेकिन वैंग ने देख लिया था कि फेंग उतने टाइम पे ऑनलाइन नहीं था, इसलिए उसका इस चीजों से कोई भी लेना देना नहीं था। इसके बाद उसने थोड़ा सा और ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया, तो फिर उसे पता चला कि ये एक प्लेटिनम बॉस है, इसका नाम हेडलेस असैसिन है, AKA सैरो। इसका इनविजिबिलिटी लेवल कुछ ज्यादा ही हाई है, इसलिए कोई भी उसे देख नहीं पा रहा है। तो वो फेंग से कहता है क्या तुम इसे एलिमिनेट कर दोगे ताकि यहाँ पे और भी ज्यादा कैजुअलिटी ना हो, क्योंकि वैंग ने जिन लोगों को यहाँ पे बॉस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा गया था वो भी बेचारे नहीं बच पाए थे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट को देखते हैं, जो कि आगे से कहता है कैसा बॉस है भाई ये, साला एंटी इनविजिबिलिटी मेरी लेवल 3 की है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सेफ्टी फर्स्ट हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका डॉज करना मेन चीज है। और वो आगे से कहता है अगर ये बॉस साइडो भी हुआ तो भी हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिसपे साउटू उससे कहती है आवाज धीरे रखो यार, अगर ज्यादा तेज बोलोगे तो फिर बॉस को पता चल जाएगा और वो हमारी तरफ आ जाएगी। जिसके बाद वो लोग यहाँ पे चुपचाप बैठे हुए थे और आगे से कह रहे थे कि चलो यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि बॉस इन लोगों को पकड़ ले। लेकिन उसी टाइम पे सेफ्टी फर्स्ट का पैर यहाँ पे केले के ऊपर पड़ जाता है, तो वो फिसल के यहाँ पे रोल हो जाता है, यानी कि उसकी डॉज स्किल एक्टिवेट हो जाती है। इसीलिए वो यहाँ पे हेडलेस असैसिन बॉस के अटैक को डॉज कर लेता है और उसके बाकी जो 2 मेंबर थे वो यहीं पे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद वो पीछे मुड़ के बॉस की तरफ देखता है, तो बॉस उसके ऊपर हमला करने को आगे बढ़ रही थी, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट दोबारा रोल होकर अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद बॉस इसी तरीके से हमला करते रहती है, लेकिन यहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट रोल होते हुए अटैक को डॉज करते रहता है, लेकिन ज्यादा रोल होने की वजह से उसकी बुद्धि घूम जाती है और वो एक जगह पे रुक जाता है। तभी हेडलेस बॉस उसके ऊपर फाइनल स्ट्राइक मारती है और एक स्ट्राइक के साथ ही वो यहाँ पे नॉकआउट हो जाता है और ऑर्ब के अंदर बदल जाता है। इसके बाद साइडो यहाँ पे एंट्री मारता है और वो आगे से ट्रू स्टेल्थ ब्रेकर एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए हेडलेस बॉस के ऊपर बस एक ही हिट मारता है और उसे इजीली यहाँ पे नॉकआउट कर देता है। जिसके बाद अगला सीन यहाँ पे कुछ मिनट पहले का होता है, जब तक सैडो यहाँ पे नहीं आया था, यानी कि फेंग अपना। जिसके बाद हम लोग सायो को देखते हैं और उसकी गिल्ड के जितने भी लोग थे वो सभी उसकी तरफ उंगली करते हुए कहते हैं कि ये है, इसने यहाँ पे अपने गलत निशाना लगा दिया था और बॉस के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे यहाँ पे वो एक्टिवेट हो गई और बॉस की लोकेशन इसके ऊपर एक्टिवेट हो चुकी है। जहां जहां जाती है बॉस इसके पीछे पीछे आती है, जिसपे सायो आगे से रोते हुए कहती है कि मेरी गलती थोड़ी ना है। वह बाकी जो लीडर थे यानी कि जो हेड रहते हैं एक एक करके टीम को लेके जाते हैं, वो आगे से कहते हैं कि ये बंदे अगर हमारी टीम के साथ गई मैं खुद मोस्टर के जाके सामने खड़े हो जाऊंगा, क्योंकि फाइट करने की एनर्जी मेरे अंदर नहीं है, इसके रहते हुए हम हारेंगे ही हारेंगे। इस पे इनकेट किंग का जो लीडर था मतलब बड़ा वाला, वो उन लोगों से कहता है शांत रहो यार, तुम लोगों के चिल्लाने की वजह से बॉस यहाँ पे आ जाएगा। जिसके बाद वो सायो से कहता है कि तुम यहाँ पे कॉम्बैक्ट के लिए सूटेड नहीं हो, इसलिए अब से तुम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन और हेडिंग प्लेस को ढूंढने के लिए इंचार्ज रहोगी। अगर तुम्हें गोल्ड लेवल की हेडिंग प्लेस ढूंढती हो तो फिर मैं तुम्हें 3 साल का लाइफ स्पैम दूंगा। अगर तुम्हें प्लेटिनम ग्रेड की जगह ढूंढती हो तो फिर मैं तुम्हें 10 साल का रिवॉर्ड दूंगा। और वो मन के अंदर सोचता है कि जब मैं इसे पहले मिला था मुझे पता चला था कि इसके पास हिडन प्रोफेशन है, तो मुझे लगा था कि मैंने बहुत ज्यादा बड़ा खजाना ढूंढ लिया, लेकिन अब पता चला कि वो सिर्फ कचड़ा है। इसके बाद वो उसे यहाँ पे 2 दिनों का ट्रेडेबल लाइफ स्पैम देता है, ये कहते हुए कि ये रखो नहीं तो किसी भी दिन मर जाओगी। और वो आगे से कहता है कुछ ज्यादा ही खराब है, ये फालतू के पैसे देने पड़ रहे हैं। इसमें आगे जो फीमेल थी वो आगे से कहती है इसे दोबारा बार बार यहाँ पे चेयरमैन को देखने का मौका मिलेगा, वैसे के लिए अब हर दिन यहाँ पे चेयरमैन के पास आयो को जाना पड़ेगा ट्रेडेबल लाइफ स्पैम लेने के लिए। इसलिए लड़की आगे से कह रही थी ये इसकी स्ट्रेटेजी है, तुम लोग समझ नहीं रहे। और तब तक यहाँ पे सैडो आ चुका था और उसने यहाँ पे बॉस को एलिमिनेट कर दिया था। और वो यहाँ पे सायो के चेयरमैन से कहता है कि तो तुम्हारा नाम यहाँ पे जियालू है, और मुझे समझ में नहीं है कि इस चेयरमैन ने अपने ही बंदे के सर के ऊपर टपली क्यों मारी। लेकिन इसी के बाद इंसेप्टो के सायो के ऊपर आ जाता है, जिसके आसपास यहाँ पे एनर्जी इकट्ठा होने लगती है, जिससे यहाँ पे चेयरमैन को समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, दोबारा बॉस आने वाले हैं। इसीलिए वो सायो के ऊपर लात मार के उसे दूर फेंक देता है कि तो इसे भगाओ सबसे पहले, नहीं हम लोग दोबारा मरेंगे। ऐसा ही लाइफ स्पैम कम चल रहा है, इस बार माइनस में चलने लगेगा। जैसा कि हमें पता है कि सायो के ऊपर ही लोकेशन लगी हुई है, यानी कि बॉस उसी के पास से अपीयर हो जाते हैं। इसीलिए सायो के पास से दोबारा यहाँ पे 4 बॉसेस बाहर निकलते हैं और वो यहाँ पे फेंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है। वहाँ पे ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अभी तो एक थी, ये 4 कहाँ से निकल आई। इस पे सेफ्टी फर्स्ट आगे से कहता है कि ये 5 के जोड़ों में घूमती है, 1 बाय 1 फ्री है। वहाँ पे फेंग की नजर जैसे यहाँ पे सैडो के ऊपर पड़ती है तो वो आगे से कहती है ग्रेट अब मैं बच जाऊंगी। जिसके बाद वो यहाँ पे फेंग से कह रही थी कि सैडो ब्रदर मुझे बचा लो, लेकिन फेंग यहाँ पे सैडो स्लैशेस का इस्तेमाल करते हुए बिना कुछ देखे समझे स्लैश मारते जाता है और बॉसेस के साथ में वो यहाँ पे सायो को भी निपटा देता है और उसे भी एलिमिनेट कर देता है। फेंग आगे से कहता है क्या बैड लक है यार। इसके बाद वो यहाँ पे ग्रीडी हैंड का इस्तेमाल करता है और लोड को मल्टीपल ट्रिपल कर लेता है। अब फेंग ने जैसे ही ये काम खत्म किया था उसके पीछे से यहाँ पे आनियो आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे पास कुछ है हमें बेचने के लिए। फेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इन लोगों ने पक्का ट्रैकर लगाया है मेरी छाती के ऊपर, साला इन्हें पता चल जाता है कि मैं कहाँ पे हूँ और मुझे सूंघते हुए आ जाते हैं।
फेंग उन लोगों से कहता है कि पैसे देने पड़ेंगे, मुझे एक जगह पता है जहाँ मैं तुम लोगों को लेके जा सकता हूँ। वेंग और बाकी सभी लोग उसके साथ जाएंगे, लेकिन आन्या उसके साथ नहीं आ सकती और कोई भी वुमन उसके साथ नहीं आएगी। इस पे आन्या ऐसा हैरान होती है कि इसका क्या मतलब है भाई। इसके बाद वो थोड़ा सा यहाँ पे कपड़ों को एडजस्ट करती है और फेंग से कहती है कि मैं तो तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हें लड़के पसंद हैं। फेंग उसके ऊपर टपली मारता है, ये कहते हुए कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। वो उसे बताता है कि वो लोग यहाँ पे नॉर्दर्न सिटी गेट की रियून के पास जा रहे हैं, टावर ऑफ द डिवाइन अथॉरिटी। इसको चैलेंज करने के बाद में तुम्हें काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया लूट मिलती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ के जो एनपीसीज हैं वो साले यहाँ पे लड़कियों को पसंद नहीं करते, उनका लड़कियों के साथ 36 का आंकड़ा है। इसलिए अगर कोई भी लड़की वहाँ पे चैलेंज करने के लिए जाती है तो डिफिकल्टी वो लोग एकदम हाई पे पहुंचा देते हैं कि ये तो पास ना होने पाए। जिस पे आने आगे से कहती है कि ये साले डिस्क्रिमिनेशन वाले घटिया से एनपीसी, इन्हें क्या लगता है कि मैं इनके पास लेवल अप करने के लिए ही जाऊंगी, मुझसे मेल ना जाना, नहीं तो मैं तुम लोगों को सॉल्टर कर दूंगी। जिसके बाद वो लिटिल ब्लैक और लिटिल जोए से कहती है कि चलो भाई हम लोगों का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। फिर इसके बाद फेंग उन लोगों से कहता है कि चलो चलते हैं भाई, लड़कियां चली गई यहाँ से। वहीं पे इनकी टीम में जो आर्चर था वो आगे से कहता है कि डर लग रहा है यार, कहीं हम लोग वापस तो ना आ पाएंगे। फेंग उससे कहता है डरो नहीं, ये काफी ज्यादा बढ़िया मौका है ये जानने का कि फेंग यहाँ पे ऑपरेट कैसे करता है और वो मिशन को कैसे कंप्लीट करता है। इसके बाद वो लोग फेंग के साथ जाने लगते हैं। वहीं पे फेंग को यहाँ पे लूट के अंदर से 2 आइटम मिले थे जो कि असासिन इस्तेमाल कर सकता है। पहला तो एक वेपन था जिसका नाम यहाँ पे फोर्स्ड व्हाइट बोन ब्लेड था। इसका यूनिक इफेक्ट यहाँ पे ये था कि वो जब भी यहाँ पे एनिमी को डैमेज देगा तो फिर उसकी मूवमेंट स्पीड 5 सेकंड के लिए डबल हो जाएगी, और जब उसकी स्पीड डबल होगी तब उसका यहाँ पे डॉज रेट 30% से और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद दूसरा भी एक वेपन ही था जो कि यहाँ पे प्लेटिनम ग्रेड का था। अब ये वेपन यहाँ पे फेंकने वाला था, बेसिकली डैगर था जो कि एलिमेंटल टाइप का था, जो यहाँ पे डैमेज को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। इसके बाद फेंग आगे से एवोल्यूशन पॉइंट का इस्तेमाल करता है और वो यहाँ पे शैडो ब्लेड को प्लेटिनम ग्रेड से लेजेंडरी ग्रेड के अंदर सेट कर देता है, जिससे अटैक डैमेज और कूल डाउन काफी ज्यादा कम और ज्यादा हो जाता है। इसके बाद फेंग बाहर देखता है तो फिर यहाँ पे वैंग और बाकी लोग नहीं थे, वो लोग गायब हो चुके थे। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे फेंग के 2 किलोमीटर के पीछे का होता है, जहाँ पे हम लोग वैंग और उसके बाकी टीममेट्स को देखते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही थक चुके थे। वो आगे से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे और ज्यादा नहीं चल सकते। साडो इतनी तेज भागते हुए गया कि हम लोग उसका पीछा ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वैंग उन्हें खींचते हुए कहता है कि चलो भाई हम लोगों को ये करना ही पड़ेगा। बेसिकली फेंग कुछ ज्यादा ही चिल रहा था और ये लोग उसे कैचअप नहीं कर पा रहे थे, तो थक के मारे पीछे ही गिर गए। इसके बाद वो लोग कैसे न तैसे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं और फेंग लोगों को बताता है कि जैसे ही वो लोग अंदर जाएंगे तो फिर यहाँ का एनपीसी उन लोगों को एक चैलेंज देगा। एनपीसी एक नंबर का हरामी आदमी है और वो पहले के प्लेयर हुआ करता था और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करता था, इसलिए वो जो आइटम इन लोगों को देगा वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे। लेकिन अंदर जाने के बाद में फेंग यहाँ पे सिर्फ अपनी 1% पावर का इस्तेमाल करेगा, बाकी वो सब कुछ अपनी पावर पे करेंगे। उन लोगों को कम से कम एक गोल्ड रैंक के बॉस को तो हराना ही पड़ेगा। लेकिन जब फेंग पीछे मुड़ के देखता है तो ये को पहले ही मर चुके थे। इनकी दिल की धड़कनें इनसे कह रही थी कि तुम खुद रुकोगे या फिर मैं खुद रुक जाऊं। खैर वैंग यहाँ पे फेंग से कहता है कि चिंता ना करो, वो लोग यहाँ पे इस मिशन को कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि इनकी दिल की धड़कनें रुकती ही जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद ये लोग यहाँ पे चैलेंज के अंदर घुस जाते हैं। ये लोग जैसे ही अंदर घुसते हैं कि तो फिर यहाँ का जो एनपीसी था वो इन लोगों को यहाँ पे वेलकम करता है धरतीवासी कह के, और वह इन लोगों से ये भी कहता है कि अच्छा तो तुम लोगों ने गेम खेल लिया है, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा दिल दर्द से मारे भर चुका होगा। बाय द वे ये टावर ऑफ द डिवाइन अथॉरिटी है, अगर तुम मुझे चैलेंज करते हो और जीत जाते हो तो फिर मैं यहाँ पे तुम्हें कई सारे आइटम दूंगा और तुम मेरे साथ ट्रेड कर पाओगे। ये लोग आगे से कहते हैं कि अच्छा चलो कम से कम इस गेम के पास एनपीसी तो है, नहीं तो हमें लगा कि हम ये लोग खेल रहे हैं। और एक बंदा ये भी पूछता है कि पहले ये तो बता दो कि हम लोग किस तरीके के बॉस के साथ फाइट करने वाले हैं। फिर उन लोगों से कहता है कि बस मेरे कमांड को फॉलो करो, फाइट काफी ज्यादा सिंपल होने वाली है। लेकिन वो बंदा नहीं मान रहा, तो वो आगे से कहता है कि बताओ तो हम लोग किस टाइप के बॉस के साथ फाइट करने वाले हैं, कि उसके पास किस तरीके की स्किल है, क्या वो मैकेनिज्म बेस्ड है, स्टैट बेस्ड है, इंस्टेंट स्किल है, या फिर कोई मूवमेंट स्किल है वगैरह वगैरह, वीक पॉइंट ये फलाना ढिमकाना, जिसपे तो फेंग हैरानी हो जाता है। इन लोगों की बात खत्म नहीं हो पाती, फाइट शुरू हो जाती है और एनपीसी इन लोगों से कहता है कि एंजॉय करना। इसके बाद वो यहाँ पे एक ऑब्सिडियन स्कल क्रैकर गोलम के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसका लेवल 20 था और इसका ग्रेड गोल्ड है। इसके बाद ये लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन इन लोगों में से सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल का बंदा सिर्फ एक 11 लेवल पे था और इनका बॉस यहाँ पे 20 पे था। फेंग यहाँ पे वैंग से कहता है कि तुम सबसे पहले जाओगे, तो फिर वैंग आगे से शील्ड रस का इस्तेमाल करते हुए गोलम के मुंह के ऊपर ही शील्ड दे मारता है, लेकिन गोलम को इससे कुछ भी ज्यादा नहीं होता और वो यहाँ पे वैंग को पीछे झटक देता है और वैंग खिसकते हुए सीधा फेंग के पास जाके गिरता है। लेकिन फेंग यहाँ पे आर्चर और शॉटमैन से कहता है कि ध्यान ना दो, और वो इन लोगों से कहता है जल्दी से स्टार लाइट एरो शूट करो, और वो शॉटमैन से कहता है कि जल्दी से 3 ग्राउंड सैलेसस का इस्तेमाल करो। इस पे वो दोनों इसी कमांड को फॉलो करते हैं और अपने अपने मूव को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, जिससे यहाँ पे बॉस पता नहीं इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि वो नीचे गिर जाता है। तो वो अपनी यहाँ पे स्पेशल स्किल का इस्तेमाल करता है। फेंग उन लोगों को बता देता है कि बॉस हम यहाँ पे चार्ज करने वाला है, वो यहाँ पे उसे संभालेगा, बाकी वो सभी लोग यहाँ पे इसके जो ब्लैक ऑयल है उसे पूरी तरीके से डॉज करेंगे। इस पे आर्चर और शॉटमैन उसे डॉज करते हुए इधर उधर भागते हैं और तो उसी टाइम पे शैडो आगे से शैडो ब्लेड का इस्तेमाल करता है और वो यहाँ पे गोलम के सर के ऊपर उसे दे मारता है और साथ ही में यहाँ पे
ब्लेसिंग को भी एक्टिवेट कर देता है तो फिर उसे यहाँ पे 4500 का वीक पॉइंट डैमेज लगता है। इससे यहाँ पे जो गोलम था वो यहाँ पे अपने इक्विपमेंट को छोड़ देता है और अपने नॉर्मल स्टैट्स में आने लगता है। बेसिकली ये नौटंकी कर रहा था यहाँ पे बाहुबली होने का। वह पे आर्चर और फैंग से पूछता है कि मैं बस ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें इस बारे में पता कैसे चला कि बॉस यहाँ पे नौटंकी कर रहा है। इस पे फैंग उसे बताता है कि इस गेम के अंदर बहुत सारे सीक्रेट है, जितनी ज्यादा तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन होगी उतने ज्यादा तुम समझदार बनते जाओगे। और वह उन लोगों से कहता है कि जरा ये सवाल खुद से पूछो, क्या तुम लोगों ने अभी तक ढंग से कोई चीज एक्सप्लोर की, कोई किताब पढ़ी उठा के? जिसपे इन दोनों की ही बोलती बंद हो जाती है कि इन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया था। ये बॉस दिखाई देता तो उसके साथ भिड़ जाते। इसके बाद हम लोग गोलम को देखते हैं जो कि अपने मुंह के अंदर यहाँ पे आग इकट्ठा करने लगता है। फैंग उन लोगों से बताता है कि ये बॉस यहाँ पे स्पिन क्लॉक वाइज ब्रेथ फायर का इस्तेमाल करने वाला है। तुम लोगों को यहाँ पे ब्लैक ऑयल को डॉज करना पड़ेगा, जिसके बाद ब्रेथ फायर को भी एक साथ डॉज करना पड़ेगा। अगर तुम उन दोनों के कॉन्टैक्ट में आ गए तो फिर 3 सेकंड के अंदर ही तुम लोग एलिमिनेट हो जाओगे, तो फिर संभल के डॉज करना। तो फिर ये लोग यहाँ पे क्लॉक वाइज भागने लगते हैं एकदम। लेकिन फैंग उन लोगों से कहता है भागने का कोई फायदा नहीं है, जल्दी से सील का इस्तेमाल करो और उसकी मदद से डॉज करो। इस पे फैंग बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो सील की मदद से यहाँ पे फायर को डॉज कर लेता है। फैंग उन लोगों से कहता है कि जैसे ही अटैक रुक जाओ तैसे ही अपनी हाईएस्ट डैमेज स्किल्स का इस्तेमाल करना और बॉस के ऊपर एक साथ चार्ज कर दो। जिस पे वो तीनों बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और गोलम के ऊपर एक साथ भाई हमला बोल देते हैं। इसके बाद वो लोग सक्सेसफुली यहाँ पे इस गोलम को हरा देते हैं और ये लोग इस मैच को जीत जाते हैं। फैंग हम लोगों को बताता है कि इस चैलेंज को हराने का बस एक ही तरीका है, यहाँ पे बॉस को तुम्हें यहाँ पे उसका नकाब उतारने पे मजबूर करना पड़ेगा। जैसे ही नकाब उतर जाता है तो उसकी एचपी यहाँ पे 70% से कम हो जाती है। जिसके बाद तुम नॉर्मल हैवी अटैक से भी उसे यहाँ पे हरा सकते हो। जिसके बाद एनपीसी यहाँ पे आता है और वो उन लोगों से कहता है कि धरती वासियों, तुमने तो मेरे फर्स्ट ट्रायल को पास कर लिया। इसके बाद वो उन लोगों से यहाँ पे अपनी दुकान खोलता है और कहता है कि देखो भाई, अपना लाइफ स्पैम दो और जो माल तुम्हें चाहिए वो खरीद लो। चाहे तो स्किल खरीद लो, चाहे तो इक्विपमेंट खरीद लो और चाहे तो एबिलिटी ही खरीद लो। जैसे कि गेम के अंदर इवेंट चलते हैं वैसे यहाँ पे भी इवेंट चल रहा था जिसका नाम वार्डलॉक वीकली था, यानी कि सस्ते में माल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आर्चर या फिर शॉर्टमैन था वो यहाँ पे एनपीसी को उंगली कर देता है। ये कहते हुए अगर ये वीकली है तो फिर इसकी 6 उंगलियां क्यों हैं, 5 होनी चाहिए थी ना। इस पे एनपीसी आगे से कहता है पर्सनल मैटर में क्यों घुसते हो। जिसके बाद वो उसके ऊपर अपनी लेजर से अटैक करता है और एक झटके के अंदर ही वो यहाँ पे आर्चर को एलिमिनेट कर देता है। वैंग फैंग से पूछता है कि ये क्या हुआ भाई, इसने अचानक से हमला क्यों बोल दिया। फैंग आगे से बताता है कि ये एनपीसी कुछ ज्यादा ही इमोशनल होते हैं। चिंता ना करो, ये बेफालतू में प्लेयर के ऊपर अटैक नहीं करते जब तक प्लेयर्स यहाँ पे इनके टाबूस को वायलेट नहीं करते, यानी कि तोड़ते बोड़ते नहीं। और इनका जो टाबू है, यानी ना जानो यार तुम टाबू उसे कहते हैं कि जिसके बारे में कभी ना पूछा जाए और इस पे कुछ ज्यादा ही जोर दिया जाए। जैसे कि जनता सरकार से ये नहीं पूछ सकती कि आप लोग धर्म के नाम पे ही क्यों वोट मांगते हैं। और एनपीसी का टाबू यहाँ पे उसकी उंगलियों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उन लोगों को यहाँ पे उंगलियों के बारे में कोई बात नहीं करनी है। फैंग आगे से पूछता है कि हम लोग इसे हरा सकते हैं। फैंग आगे से कहता है कि अभी तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हमें एनपीसी के बारे में बताया जाता है कि ये सभी एनपीसी यहाँ पे गॉड एम्पावर्ड होते हैं, यानी कि इन्हें गॉड से डायरेक्ट शक्ति मिलती है और ये किसी दूसरी टाइम लाइन से आते हैं, ना कि इस टाइमलाइन से। एनपीसी भड़क जाता है और उन लोगों से कहता है अपनी गिफ्ट फुट लो, भाग जाओ यहाँ से, दोबारा दिखाई ना देना, लात मार के भगा दूंगा। हमें और इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये सभी यहाँ पे एशियंट लॉज से, यानी कि एशियंट नियमों से बंधे हुए होते हैं। तो ये सिर्फ ब्लू स्टार पे एनपीसी के तौर पे आते हैं ताकि वो प्लेयर्स के लाइफ स्पैम को यहाँ पे इकट्ठा कर सके या फिर हार्वेस्ट कर सके। खैर इसके बाद वैंग को यहाँ पे भी पता चलता है कि ये लोग अपने लाइफ स्पैम का इस्तेमाल यहाँ पे रियलिटी के अंदर सर्वाइवल मटेरियल्स को जनरेट करने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि खाना, पानी और सब कुछ। और इन डिवाइन बुक्स के साथ में भले ही यहाँ पे कोई भी रियलिटी के अंदर डिजास्टर आ जाए, आंधी तूफान, सुनामी, भूकंप, ये लोग यहाँ पे सप्लाईज की कभी भी कमी महसूस नहीं करेंगे। इनके पास इन्फिनाइट सप्लाई रहेगी। जिसपे ये लोग कुछ ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। ये कहते हुए कि अच्छा हुआ साइड हम लोगों को यहाँ पे लेके आया, ये ट्रेजर हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फैंग आगे से यहाँ पे अपने ट्रेडेबल लाइफ स्पैम को खर्चा करके जियांगहाई सिटी की डिवाइन गिफ्ट बुक्स को खरीद लेता है, जो उसके पास यहाँ पे वॉल्यूम 9 आ चुकी थी, यानी कि टोटल 9 बुक है उसके पास। इन गिफ्ट बुक्स के साथ में उसकी जो डेली नीड रहती है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। फैंग को शायद से यहाँ पे रेपुटेशन भी चाहिए थी जो कि टावर देता है, इसीलिए वो यहाँ पे एनपीसी से कहता है कि उसके लिए यहाँ पे क्या कोई सोलो डिफिकल्टी है जो वो अकेले कर सके। जिसपे एनपीसी उससे कहता है कि तुमने अभी तक यहाँ पे फर्स्ट स्टेज भी कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पे हाईएस्ट डिफिकल्टी के चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हो। फैंग उससे कहता है डिफिकल्टी बताओ यार, ज्ञान न पिलो। जिसपे एनपीसी उसे बताता है कि यहाँ पे टोटल 5 हाईएस्ट टायर की डिफिकल्टीज हैं। पहले तो गोल्डन ग्रेड है जो अपना ऑब्सिडियन स्कल स्प्लिटिंग गोलम ही था, लेकिन उसके स्टैट्स यहाँ पे 500 गुना बढ़ जाएंगे। जिसपे वैंग और आर्चर एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनके यहाँ पे पसीने छूट गए थे बस नॉर्मल स्पैट्स में, लेकिन अब अगर वो 500 नाक बढ़ गए तो फिर वो लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे। साथ ही में एनपीसी यहाँ पे फैंग को ये भी बताता है अगर तुम चैलेंज के दौरान में मारे जाते हो तो फिर तुम्हारा जो भी लाइफ स्पैन गिरेगा वो मेरा हो जाएगा। क्या तुम सच में इसे प्रोसीड करना चाहते हो? जिसके लिए फैंग
फेंग मान जाता है। एनपीसी आगे से कहता है अब अगर तुम्हें इतनी ही चुल मची हुई अपना लाइफ स्पैन मुझे देने की तो फिर मैं ये पक्का एक्सेप्ट करूंगा ही ना। और वो आगे से यहाँ पे मैच की तैयारी करते हुए कहता है कि ये धरती वाले कुछ ज्यादा ही साले अग्रेसिव है, गेम शुरू हुआ नहीं खुद को बाहुबली समझने लगे। इसके बाद वो यहाँ पे गोल्डन ऑब्सीडियन स्कल स्प्लिटिंग गोलम को यहाँ पे रिलीज करता है जिसके स्टैट्स 500 गुना बढ़ चुके थे और ये साला सोने का बन चुका था। फेंग हम लोगों को बताता है कि वो इससे एक बार भिड़ चुका है जब यहाँ पे इसका बफ सिर्फ 200% था, लेकिन इसके बावजूद उसे लगता है कि वो इजीली इसे यहाँ पे हरा देगा। जिसके बाद वो यहाँ पे शैडो डैगर को बाहर निकालता है और गोलम के छाती के ऊपर दे मारता है जिससे यहाँ पे उसका डिफेंस और एलिमेंटल रेजिस्टेंस 70% से कम हो जाता है। इसके बाद फेंग आगे से यहाँ पे फोस्ट व्हाइट बोन ब्लेड के इफेक्ट को एक्टिवेट करता है जिससे उसकी डॉज स्पीड यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो हर एक अटैक को इजीली डॉज कर पा रहा था। इसके बाद वो पलक झपकते ही यहाँ पे गोलम के पीछे जाता है और उसकी आधी मुंडी के ऊपर यहाँ पे शैडो डैगर घुसा देता है और डैगर घुसाने के बाद वो तुरंत वहां से गायब भी हो जाता है स्टेल्थ मोड का इस्तेमाल करते हुए। इसके बाद वो दोबारा साइड वाली मुंडी के पास में बाहर निकलता है और उसके ऊपर ब्लेसिंग के साथ में वीक अटैक का इस्तेमाल करने लगता है, बेसिकली टेटुआ काटो स्किल का। लेकिन इतनी सारी स्किल्स इस्तेमाल करने के बावजूद वो यहाँ पे बॉस के सिर्फ 20% एचपी ही खत्म कर पाया था, अभी भी बहुत सारी एचपी बाकी थी। फेंग और आर्चर हैरान थे यहाँ पे फेंग को इस तरीके से मूव करता हुआ देख के। उन्हें बस यहाँ पे एक सफेद लाइन ही दिखाई दे रही थी जब भी फेंग मूव कर रहा था। वहीं पे एनपीसी घबराया हुआ था, इसके पसीने छूटे जा रहे थे। वो मन के अंदर सोचता है कि ये धरती वाले यार क्या खा के पैदा हुए हैं, गेम बस अभी इनके यहाँ लॉन्च ही हुआ है लेकिन इसके बावजूद ये लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, ये कैसा टैलेंट है भाई। फिर इसके बाद फेंग यहाँ पे दोबारा वीक अटैक और साथ में टेटुआ काटो स्किल का इस्तेमाल करता है और लगातार यहाँ पे गोलम के ऊपर स्लैश मारते रहता है जिससे वो सक्सेसफुली यहाँ पे गोलम को एलिमिनेट कर देता है और उसे यहाँ पे 5 रेपुटेशन पॉइंट मिलते हैं इतनी बड़ी अचीवमेंट को हासिल करने के लिए। और धीरे धीरे करके उसके रेपुटेशन पॉइंट यहाँ पे बढ़ते ही जाते हैं और पूरे 50 हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे अनाउंस किया जाता है कि किन फेंग ने यहाँ पे टावर ऑफ द डिवाइन अथॉरिटी की हाईएस्ट डिफिकल्टी चैलेंज को कंप्लीट किया है। वहीं पे आधे से ज्यादा यानी कि किसी भी प्लेयर को पता ही नहीं था कि इस सिटी के अंदर यहाँ पे टावर ऑफ डिवाइन अथॉरिटी भी है। ये आगे से कहते हैं कि ऐसा भी कुछ है क्या यहाँ पे, और ऊपर से ये शैडो हमेशा इसी जगह पे पहले क्यों पहुंच जाता है, साला जहां देखो उसी का नाम आ रहा है। हम लोग एनपीसी को देखते हैं उसका दिमाग खराब हो जाता है। आगे से कहता है साला स्कैम है, फ्रॉड है तुम लोग, एक नंबर के फ्रॉड, एकदम झूठिए हो तुम लोग। अगर मुझे पहले पता होगा कि तुम लोगों का इतना ज्यादा लेवल जाता है तो फिर मैं तुम लोगों से यहाँ पे 1 लाख लाइफ स्पैम लेता, 10,000 नहीं। भाग जाओ यहाँ से, दोबारा दिखाई न देना। जिसके बाद वो लोगों को यहाँ से बाहर फेंक देता है कहते हुए कि दोबारा आऊंगा भी नहीं यहाँ पे मैं। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। खैर ये लोग यहाँ पे टावर से बाहर टेलीपोर्ट हो चुके थे क्योंकि एनपीसी ने इनके ऊपर लात मार के बाहर निकाल दी थी और ये लोग खुश थे कि कम से कम एनपीसी ने इन लोगों के ऊपर हमला तो नहीं किया। फेंग आगे से कहता है बोला था ना ये एनपीसी हमला नहीं कर सकते जब तक तुम इनकी उंगलियों के पीछे कुछ करो ना। फिर इसके बाद फेंग और आर्चर यहाँ से चले जाते हैं ये कहते हुए कि मैं तो जा रहा हूँ भाई, मुझे डिनर करना है और मेरी भाई एचपी लो हो रही है, खाना खाना है। और ये दोनों यहाँ से कट लेते हैं। इसके बाद हम लोग फेंग को देखते हैं जो कि रियलिटी के अंदर आ जाता है और उसको यहाँ पे जो डिवाइन बुक्स मिली थी वो उनको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता है टेडेबल लाइफ की मदद से। अभी जो डिवाइन बुक्स थी ये काफी ज्यादा कमाल की थी, इनका इस्तेमाल करके वो यहाँ पे कई सारी सप्लाईज को इकट्ठा कर सकता था। जैसे कि एक बुक यहाँ पे जानते हो ऑल पर्पस मैकेनिज्म मेड की थी और फेंग जब उसका यहाँ पे इस्तेमाल करता है तो फिर फेंग के लिए यहाँ पे एक मेड आ जाती है जो कि फेंग के लिए सारा घर का काम कर सकती थी। वो फेंग से कहती है जनाब अली बताइए आपके लिए क्या कर सकती हूँ मैं। फेंग उससे कहता है घर की साफ सफाई कर दो और क्या करोगे, और खाना तैयार कर दो। इस पर मेड का यहाँ पे क्लीनिंग हाउस मोड एक्टिवेट हो जाता है और घर की सफाई में लग जाती है वो। जिसके बाद जियांग सिटी का हो जाता है जहाँ पे इन लोगों को एक फीमेल क्रॉप्स मिलती है। बाय द वे ये बॉडी उसी लड़की की थी जिसको यहाँ पे डोंगफेन के छोटे नाती हरामी कुत्ते पिल्ले के बच्चे ने मारा था, जिसका प्लान यहाँ पे फेंग को दिवाली के साथ में उड़ाने का था। वे पे इस तरीके की केस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। ये लोग कहते हैं कि ये हमें तीसरी बॉडी मिली इस तरीके से जहाँ पे पूरी तरीके से बॉडी बहुत ज्यादा बुरी तरीके के हालात में आंखें निकाल ली गई हैं और बॉडी के ऊपर कई सारे मार खाने के निशान हैं। इसे सिर्फ इसी चीज के ऊपर इशारा जाता है कि ये कोई सीरियल किलर हो सकता है। यहाँ का जो सीनियर ऑफिसर था वो आगे से पूछता है कि कोई क्लू वुलू मिला इन्वेस्टिगेशन के दौरान में। इस पर ये लोग आगे से बताते हैं कि इन्हें बस एक ही क्लू मिला है कि जो किलर है वो यहाँ पे बॉडीज को काफी अच्छी तरीके से डिस्पोज करता है, जिसके लिए वो यहाँ पे स्किल का इस्तेमाल करता है जिसका नाम टाइम विंडो है। इस पे सीनियर ऑफिसर आगे से कहता है कि आनियो से कहो कि वो अपने तरीके से इससे इन्वेस्टिगेट करे, हमें किसी भी कीमत पे इस क्रिमिनल को पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो और भी ज्यादा केसेस सामने आ सकते हैं। और तभी यहाँ पे लियांग मा आता है। अगर तुम्हें लियांग मा के बारे में याद नहीं तो ये वही बंदा है जिसने आनियो के सामने हीरो बनने के लिए शैडो की भर के बेइज्जती की थी और तभी शैडो उसके पीछे से निकला था तो ये पेशाब कर दिया था। यहाँ पे सीनियर से कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि किलर शायद से शैडो हो, उसने देखा था कि इन सभी की टाइमिंग यहाँ पे मैच कर रही है और जब इन लड़कियों की मौत हुई थी तो शैडो उतनी टाइम पे यहाँ पे लॉग इन था, सॉरी लॉग आउट था, यानी कि रियलिटी के अंदर था। सुपीरियर आगे से यही कहता है कि सिर्फ टाइम ही मैच हुआ है मुन्ना, इस तरीके से तो हजारों लोग यहाँ पे लॉग ऑफ रहते हैं, क्या तुम सभी के ऊपर इल्जाम लगाओगे क्या, एविडेंस काफी नहीं है और भी ज्यादा जुगाड़ करो। लेकिन लियांग मा भी यहाँ पे फोर्स करे जा रहा था कि वो शैडो ही हो सकता है, उसके पास स्टेल्थ मोड है और वो इस तरीके की चीजें इस्तेमाल कर सकता है और उसने कई सारे यहाँ पे किल किए हैं रियलिटी के अंदर भी और गेम के अंदर भी। सुपीरियर आगे से कहता
कहता है मुझे पता है कि सैडो ने यहाँ पे गेम के अंदर तुम्हारी बेइज्जती कर दी थी आन्यू के सामने। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के अंदर पर्सनल मैटर को खींच लाओगे। मैं तुम्हें टेक डिपार्टमेंट का सपोर्ट देता हूँ, तो फिर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से एविडेंस को इकट्ठा करो और कोई अच्छा सा सस्पेक्ट लेके आओ जिसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा इल्जाम भी लगा सके। इस पे लियांग मा को कुछ भी नहीं कर पाता और ये आगे से बस मुंह बना के अंडरस्टूड ही कहता है। इसके बाद अगले सीन गेम के अंदर का होता है जब हम लोग मैजिक कैपिटल रेयून को देखते हैं और फेंग यहाँ पे गोस्ट एकेडमी के सामने खड़ा हुआ था। वो हम लोगों को बताता है कि ये भी एक प्लेटिनम ग्रेड का हाइड आउट है। हालांकि ये इतना ज्यादा हिडन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कई सारे लोग मानते हैं कि इसका जो बैरियर है यानी कि प्रोटेक्शन बैरियर वो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे हुजिया के अंदर। इसके बाद फेंग यहाँ पे एक गिल्ड भी बना लेता है जिसका नाम वो यहाँ पे सैडो रखता है और फेंग का इरादा ये है कि वो इस हाइड आउट को यहाँ पे कैप्चर कर लेगा और इसके नाम पे यहाँ पे गिल्ड को रजिस्टर कर देगा, जिससे उसके पास यहाँ पे सेंचुरी नाम की कोई चीज आ जाएगी यानी कि मैजिक रेयून के अंदर भी, जिससे वो यहाँ पे एक दूसरे के अंदर काफी इजीली टेलीपोर्ट कर पाएगा और यहाँ पे जो ट्रैवल है वो काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। बेसिकली मैजिक कैपिटल एक अलग जगह है और जियांग सिटी एक अलग जगह है। इन दोनों के बीच के अंदर ट्रैवल करने के लिए वो यहाँ पे इस हाइड आउट के ऊपर कब्जा करना चाहता है और इसका नेम यहाँ पे सैडो रखना चाहता है गिल्ड के तौर पे। फेंग यहाँ पे काफी ज्यादा गहराई तक आ चुका था, लेकिन उसे एक भी मॉन्स्टर यहाँ पे दिखाई नहीं दिया था। तभी उसे यहाँ पे चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो वो साइड में देखता है तो फिर उसे यहाँ पे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि एक छोटी लड़की को बुली कर रहे थे। वो उनसे कह रही थी भाग जाओ यहाँ से, मेरे पास ना आना। ये लोग उसे कहते हैं कि चिंता ना करो, हम लोग यहाँ पे तुम्हें एलिमिनेट नहीं करेंगे। मैडम डोंगफेंग ने कहा है कि हम तुम्हें यहाँ पे उसके बेटे के लिए लेके जाए जिससे वो तुम्हें यहाँ पे प्यार करेगा। इसके बाद वो लोग उसे कहते हैं कि जल्दी से हमें यहाँ पे रियल वर्ल्ड की लोकेशन बता दो, नहीं तो हम तुम्हें तब तक मारेंगे जब तक तुम्हारा लाइफ स्पैन खत्म नहीं हो जाता। मैं तुम्हें यहाँ से अगर तुम कूद जाओगी तो फिर दोबारा रिस्पॉन होगी तो फिर हम बता दे कि हमारे असुरा हेल गिल्ड ने जितने भी रिस्पॉन पॉइंट है उन सभी के ऊपर पहले ही कब्जा कर लिया है। जिसके बाद एक बंदा यहाँ पे उस लड़की से कहता है कि चलो एक डील करते हैं, तुमने डोंगफेंग को यहाँ पे गेम के अंदर 2 बार एलिमिनेट किया है तो फिर तुम्हारे पास उसका कई सारा लाइफ स्पैम होगा, करीब 30 साल के आसपास तो होगा ही। वो हमें दे दो, हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें हमारे साथ खेलना पड़ेगा। तो लड़की आगे से कहती है खेलना पड़ेगा, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? जिसपे ये लोग पतलून नीचे गिरा देते हैं और आगे से कहते हैं मैन ऑफ कल्चर, जिसके लिए वो लड़की मान जाती है और उन लोगों से कहती है ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे जाने देना पड़ेगा। जिसपे वो लड़की नीचे झुकती है और तवे छुरा निकाल के पिछवाड़े के अंदर घुसा देती है। लेकिन मैं ये बोल पाता उससे पहले एक चौथा बंदा यहाँ पे आता है और उस लड़की के ऊपर बैठ जाता है और उसे नीचे दबा देता है, ये कहते हुए कि तुम कोशिश काफी अच्छी की लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। इसके बाद लोग उससे कहते हैं कि मैं माइंड ब्लोइंग जॉब दो। इस पे वो लड़की कहती है कि अभी देती हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पे स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करती है और उनके छोटे हाथी के साथ में इनको भी 2 हिस्सों में काट देती है और जो यहाँ पे उसके ऊपर बैठा हुआ था वो उसको भी नहीं छोड़ती, उसका टिटुआ दबाती है और उसे यहाँ पे चीर फाड़ देती है। और ये तुम्हें साइड में जो चमकता हुआ चीज दिख रहा है ना पैर के पास में, इसको बोलते हैं 6 करोड़। और वो उसको फोड़ के कहती है छी कितने घिनौने हैं साले। पर इस लड़की ने जिस एबिलिटी का इस्तेमाल किया चेंज जैसी चीज को, इसको यहाँ पे ब्लेड ऑफ द अंडरवर्ल्ड कहते हैं। और ये लड़की ने यहाँ पे कसम खा ली थी कि ये डोंगफेंग यूए की जिंदगी रेखा मिटा के रहेगी, उसे इतना मारेगी कि उसका सारा लाइफ स्पैन वो खत्म कर देगी, रियलिटी के अंदर भी और गेम के अंदर भी। इसके बाद हमें इस लड़की के यहाँ पे ब्लेड ऑफ द अनदरवर्ल्ड के बारे में बताया जाता है और साथ ही में इसके क्लास का भी जिसका नाम घोस्ट शेड है। फिर हम लोगों को बताता है कि शैडो के अलावा भी एक और हिडन क्लास है जो कि यहाँ पे असैसिन पैथ को फॉलो करता है। और फिर हम लोगों को ये बताता है कि ये लड़की उसकी पिछले लाइफ में दुनिया के टॉप पावर हाउस में 10वें नंबर पे थी ये, लेकिन क्योंकि इसने यहाँ पे चू फैमिली को उंगल कर दिया था डीमन सिटी के अंदर में, तो फिर इसकी रियल आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई थी। इसके बाद रियलिटी के अंदर इसे कई सारे हंटर्स ने चारों तरफ से घेर लिया था और हर तरफ से इसका हम पर हमला हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद इसने यहाँ पे हजारों लोगों की लाशें बिछा दी और यहाँ पे मारी जानते हो किससे गई थी? थकावट की वजह से कोई भी इसे छू नहीं पाया। फेंग और उसके गिल्ड को काफी ज्यादा दुख हुआ था कि यहाँ पे इस लड़की के साथ ये सब कुछ हो गया, क्योंकि ये काफी ज्यादा अच्छी थी। क्योंकि फेंग यहाँ पे इससे टकरा गया है तो फिर वो पक्का यहाँ पे इस लड़की के बारे में जानने की कोशिश करेगा कि ये डोंगफेंग क्लैन से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती है, जिसको फेंग पहले ही पूरी तरीके से निपटा चुका है। फेंग जैसे ही उस लड़की के सामने आता है तो वो लड़की उसके ऊपर डायरेक्ट हमला कर देती है, ये कहते हुए भाड़ में जाओ, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। लेकिन फेंग इजीली उसके अटैक को यहाँ पे डॉज कर लेता है और उसके पीछे से निकल के कहता है कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत खेल लूंगा। वो लड़की दोबारा फेंग के ऊपर अटैक करती है, लेकिन फेंग दोबारा गायब। तो फिर वो लड़की भी आगे से शैडो डाइव का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे स्टेल्थ मोड के अंदर चली जाती है। तो फेंग भी आगे से कहता है स्टेल्थ मैं भी इस्तेमाल करूंगा, जिसके बाद वो दोनों ही स्टेल्थ मोड के अंदर चले जाते हैं। और हमें पता है कि फेंग का स्टेल्थ मोड कुछ ज्यादा ही लेवल पे है, इसलिए वो लड़की यहाँ पे फेंग को महसूस तक नहीं कर पा रही थी। ऐसा कि उसके जो ब्लेड ऑफ नीदरवर्ल्ड है वो यहाँ पे एंटी स्टेल्थ 4 लेवल पे आते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे शैडो को डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो फिर उस लड़की को समझ में आ जाता है कि ये पक्का शैडो ही होगा। इसके बाद फेंग उसके पीछे से निकलता है और उससे कहता है मैं यहाँ पे हूँ, कहाँ ढूंढ रही हो। इसके बाद वो लड़की दोबारा पीछे घूमती है और शैडो के ऊपर हमला करती है, ये कहते हुए कि उसके पास यहाँ पे लेवल 4 का स्टेल्थ मोड है, लेकिन इसके बावजूद फेंग उसे देख पा रहा है। इसके बाद वो लड़की यहाँ पे एक स्पेल का इस्तेमाल करती है जिसका नाम स्पेक्टर ऑफ परस्यूट था, जिससे अब उसकी ब्लेड अब यहाँ पे फेंग का पीछा करने लगेगी जब तक वो उसे हिट नहीं कर देती। फेंग वो ये समझ में आ जाता है कि इसलिए वो जल्दी से यहाँ पे पोजीशन को चेंज करते ही रहता
देता है। वहीं पे उस लड़की ने इस स्किल का इस्तेमाल इसीलिए किया था क्योंकि यहाँ पे भले ही वो यहाँ पे फेंग को ना देख पाए, लेकिन उसका वेपन उसे हर जगह पे ट्रैक कर सकता है, क्योंकि स्पेक्टर परस्यूट इसी तरीके से काम करता है। फेंग भी आगे से इस स्किल की तारीफ करता है क्योंकि ये काफी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि उसका स्टेल्थ यहाँ पे पूरी तरीके से इग्नोर हो रहा था। बुरा नहीं है, लेकिन इतना भी बढ़िया नहीं है, क्योंकि फेंग आगे से यहाँ पे स्पीड की मदद से उस परस्यूट स्पीड यानी कि चेन को इतनी जल्दी गोल गोल घुमाता है कि वो यहाँ पे उस लड़की के ही इर्द गिर्द घूम जाता है और उसे पकड़ लेता है। इसके बाद फेंग उसे ऊपर लटका लेता है, ये कहते हुए कि सुनो मेरी बात, मैं सैडो हूँ, मुझे यहाँ पे डोंगफेंग युए ने नहीं भेजा है। अगर मुझे तुम्हें यहाँ पे एलिमिनेट करना होता तो फिर मैं तुम्हें कब का कर चुका होता। वो लड़की इस बात के ऊपर यकीन कर लेती है और फेंग से कहती है कि नीचे तो उतार दो। फेंग उससे कहता है कि पहले कुछ सवालों का जवाब दो। तुमने अब यहाँ पे डोंग युए के बारे में बताया, क्या वो सच में यहाँ पे डोंगफेंग फैमिली से है जो कि जियांगहाई सिटी के अंदर रहती है? जिसपे वो लड़की कहती है हाँ, लेकिन उसकी शादी यहाँ पे चू फैमिली के अंदर हो चुकी थी, इसलिए उसका डोंगफेंग क्लैन के साथ इतना ज्यादा कोई गहरा रिश्ता नहीं था, लेकिन है तो वो उन्हीं क्लैन की ना, खून तो एक ही है उनका। इस पे फेंग आगे से कहता है कि मछली फिसल गई यार, मुझे लगा कि मैंने डोंगफेंग क्लैन का हमेशा हमेशा के लिए सफाया कर दिया, लेकिन एक मछली बच के निकल गई। वो लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है यह जान के कि यहाँ पे फेंग ने ही पूरे डोंगफेंग क्लैन को एक झटके के अंदर ही रातों रात मिटा दिया था। वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फेंग से कहती है ये तो फिर अच्छी बात हुई, अगर तुम भी यहाँ पे डोंगफेंग के दुश्मन हो तो फिर दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ, हम दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। फेंग उसे नीचे उतार देता है तो वो धड़ाम से गिरती है और उससे कहता है कि देखो, एक साथ काम करने से पहले मुझे ये बताओ कि तुम डोंगफेंग युए के पीछे क्यों पड़ी हुई हो, तुम उसकी जानी दुश्मन क्यों बनी पड़ी हो। इस पे वो लड़की आगे से बताती है कि अपने चहितों का बदला लेने के लिए। इसके बाद लड़की हम लोगों को अपनी बैक स्टोरी बताती है कि गेम के शुरू होने से पहले डोंगफेंग युए ने उसकी मदर को मार दिया था ड्रंक एंड ड्राइव एक्सीडेंट के दौरान में, लेकिन चू फैमिली के बैकग्राउंड और कंडीशन की वजह से वो बच के निकल गई थी। उसके फादर को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आया, इसलिए उन लोगों ने एकदम सॉलिड एविडेंस यहाँ पे इकट्ठा किए और फेंग युए को वो गिरफ्तार करने ही वाले थे कि उससे पहले ही उसके फादर अननोन रीजन की वजह से मारे गए किसी नदी के किनारे। और लोगों ने इस चीज को यहाँ पे मेंटल ब्रेकडाउन का कंक्लूजन दे दिया, ये कहते हुए कि वो सदमा झेल नहीं पाया और उन्होंने अपनी ही जान ले ली। इसके बाद लड़की भी यहाँ पे डोंगफेंग युए के पास गए थे जस्टिस लेने के लिए, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने इसे मार मार के अधमरा कर दिया और उसे भगा दिया। इसके बाद ये अपनी जान यहाँ पे खत्म करने ही वाले थे कि उससे पहले ही यहाँ पे गॉड फॉरसेकन गेम की शुरुआत हो गई। और इस लड़की ने गेम के अंदर आने के बाद सबसे पहला काम ये किया कि उसने डोंग युए को ढूंढा और उसे एलिमिनेट कर दिया। और इसका मकसद ये कि वो डोंग युए का जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लाइफ स्पैन यहाँ पे खत्म करती जाए, जिससे वो रियलिटी के अंदर भी मर जाए। इसके बाद में उसने यहाँ पे कई सारे लोगों को हायर किया इस लड़की को हंट डाउन करने के लिए, और भी जो यहाँ पे कारनामा हो रहा था ये डोंग युए के कहने पे ही हो रहा था। फिर इसके बाद ये लड़की खून के टसुए बहाते हुए फेंग से कहती है कि मेरी मदद करो उसका बदला लेने में। और तुम्हें क्या लगता है कि फेंग क्या कहेगा? पॉज लेके कमेंट कर दो, नहीं तो लाइक कर दो यार। फेंग आगे से कहता है मैं नहीं करूंगा। इस पे वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो फेंग से कहती है कि मैं ये सब कुछ फ्री में नहीं कह रही हूँ। वो फेंग से कहती है कि जो कुछ भी मेरे पास है, लाइफ स्पैम, इक्विपमेंट, स्किल, वो सब कुछ उसे दे देगी बस इसकी मदद के लिए। यहाँ तक अगर फेंग चाहे तो वो उसकी स्लेव भी बन जाएगा और उसका हर एक कहना मानेगी, लेकिन फेंग फिर भी मना कर देता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा क्योंकि ये तुम्हारा रिवेंज है, तुम्हारा वेंजेंस है, ये कुछ ऐसा है जिसको सिर्फ तुम ही खत्म कर सकती हो अपने बलबूते पे, लेकिन तब तक मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब तुम कितना ज्यादा आगे जा सकते हो ये तुम्हारे फॉर्चून और तुम्हारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। वो लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आगे से कहती है साफ साफ कहो कि क्या करवाना चाहते हो, कैसे मदद करोगी। तो फेंग आगे से कहता है कि मेरे गिल्ड को ज्वाइन करो और मुझसे एक बन जाओ, इसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारा रिवेंज लेने में। इसके बाद फेंग उस लड़की के पास यहाँ पे नोटिफिकेशन भेजता है तो वो लड़की तुरंत यहाँ पे ज्वाइन कर लेती है। हालांकि इस गिल्ड के अंदर भी सिर्फ एक ही बंदा था जो कि फेंग था, और इस लड़की की ज्वाइन करने के बाद में 2 हो जाते हैं। फेंग उससे कहता है कि तुमने अब गिल्ड को ज्वाइन कर लिया है तो फिर अब सिर्फ एक ही चीज बची है जो तुम्हें करना बाकी है, वो है क्लास एडवांसमेंट। फेंग उससे कहता है मुझे नहीं पता कि ये क्लास एडवांसमेंट क्या है और ना ही मुझे पता है कि ये कैसे किया जाता है, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम ये कैसे करती हो। जब तुम ये कर लोगी तो फिर मेरे पास आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम ये भी नहीं कर सकती हो तो फिर अपने बदले के ऊपर गिव अप कर दो। फेंग हम लोगों को बताता है कि उसने यहाँ पे उस लड़की की मदद क्यों नहीं की, क्योंकि उसका पोटेंशियल यहाँ पे बाउंडलेस है, वो बंधा हुआ नहीं है। थोड़े से गाइडेंस के साथ में वो यहाँ पे बहुत भी ज्यादा आगे जा सकती है और काफी ज्यादा पावरफुल बन सकती है। और अगर एक बार वो ग्रो हो गई और पावरफुल बन गई तो फिर शायद से वो यहाँ पे फेंग के काम आ पाए। इसके बाद फेंग यहाँ पे एकेडमी की सबसे सीक्रेट वाली जगह पे आ जाता है जहाँ पे उसकी एनिमी यहाँ पे एक म्यूटेड विच थी जिसका नाम स्टैना था और इसका ग्रेड यहाँ पे प्लेटिनम था और इसका लेवल 15 था। फेंग आगे से कहता है कि यही है इंस्पेक्टर एकेडमी की गार्डियन बॉस। फेंग जल्दी से यहाँ पे डार्क नाइट ड्रिंक ब्लेड का इस्तेमाल करता है और एरिया टाइप का हमला करता है। फेंग हम लोगों को बताता है कि यहाँ पे फेज 1 का ये बॉस है, इसके 4 सर रहते हैं। जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये फिजिकल डैमेज से पूरी तरीके से इम्यून रहती है, इसलिए फेंग को यहाँ पे एलिमेंटल स्किल्स के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा जो उसकी एबिलिटी
एबिलिटी के हिसाब से काफी ज्यादा कम है, लेकिन फेंग के पास यहाँ पे डार्क शैडो ब्लेड है जिसका वो इस्तेमाल काफी अच्छे से कर सकता है। इसके बाद फेंग डार्क शैडो का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे एक सर के ऊपर धड़ाधड़ फेंक के मारता है, जिससे वो यहाँ पे म्यूटेड विच को काफी जल्दी हरा देता है। जिसके बाद वो विच यहाँ पे सेकंड फेज के अंदर चली जाती है, जिससे यहाँ पे इसके सर के ऊपर जिससे इस विच के ऊपर जितने भी सर थे बेसिकली 7 या फिर 4 थे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे शुरू होता है नाच। बेसिकली वो 7 सर या फिर 6 सर अपनी आंखों से लेजर बीम निकाल रहे थे और पूरा मतलब नचाए जा रहे थे नेचर गिन्नी की तरीके। और फेंग को इन सभी अटैक्स के यहाँ पे डॉज करना था, इसलिए वो जल्दी जल्दी से भाग भूग के इन सबको डॉज कर रहा था। फेंग को जैसे जैसे मौका मिल रहा था वैसे वो यहाँ पे विच के हेड के ऊपर लगातार स्लैशेस भी मारे जा रहा था, वो भी एकदम टेटुआ काटो स्टाइल में। फिर इसके बाद फेंग यहाँ पे जब उन्हें एकदम खतरनाक स्टेज पे ले आता है तो आगे से कहते हैं ये डिस्को डांस बंद करते हैं। जिसके बाद वो शैडो ब्लेड का इस्तेमाल उनके माथे के ऊपर धड़ाम से मारता है और झटके के अंदर ही वो यहाँ पे उन्हें ब्लास्ट कर देता है। इसके चलते वो यहाँ पे म्यूटेटेड विच को हरा देता है और उसे 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और साथ ही में इंस्पेक्टर एकेडमी की प्लेटिनम की भी मिल जाते हैं, यानी कि ये हाइड आउट अब उसका हुआ। और इसी के चलते अब वो यहाँ पे अपनी क्लास को एडवांसमेंट के लिए एलिजिबल भी कर लेता है, यानी कि वो अपनी क्लास को यहाँ पे अपग्रेड कर सकता है। पहले वो फर्स्ट टायर की थी, लेकिन अब वो एडवांसमेंट के बाद में सेकंड टायर की हो जाएगी, जिससे उसके जितने भी बेसिक स्टैट्स, एट्रीब्यूट और खास एट्रीब्यूट यानी कि शैडो असैसिन है तो उसका स्टेल्थ एट्रीब्यूट वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। साथ ही में उसकी क्लास का एक नया पैसिव इफेक्ट भी एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि वो पहले जब भी अटैक करता था तो उसका स्टेल्थ मोड हट जाता था, लेकिन अब वो स्टेल्थ मोड नहीं हटेगा, भले ही वो चाहे अटैक करे या फिर उसे डॉज करे, स्टेल्थ मोड लगातार चालू ही रहेगा। और ये चीज फेंग के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाली थी। अगर स्टेल्थ टूटेगा नहीं तो वो लगातार यहाँ पे स्नीक अटैक कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे इंस्पेक्टर एकेडमी के बाहर का एरिया का होता है, जहाँ पे ये लोग दोबारा यहाँ पे उस लड़की को ढूंढ लेते हैं और ये लोग उससे कहते हैं कि पहले हमें नहीं पता था कि तुम्हारे पास चेन ब्लेड्स भी हैं, हम लोग केयरलेस थे, लेकिन इस बार हम लोग पूरी तैयारी के साथ में आएंगे और देखते हैं कि तुम इस बार कहाँ भाग के जाती हो। जिसके बाद वो लोग लड़की के ऊपर धड़ाम से एक पावरफुल स्लैश मारते हैं तो वो लड़की आगे से शैडो डाइव का इस्तेमाल करते हुए वहां से गायब होने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो लोग यहाँ पे फ्लेयर ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हैं तो वो लड़की यहाँ पे शैडो डाइव का इस्तेमाल नहीं कर पाती। जिसके बाद वो लोग उसे नॉकआउट करके नीचे गिरा देते हैं और उससे कहते हैं कि अब भाग के कहाँ जाओगे। इसके बाद वो यहाँ पे एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले थे बेसिकली पोशन पी के, लेकिन वो लोग उस पोशन को भी पकड़ लेते हैं जो कि एक सुसाइडल पोशन था, जिसकी मदद से यहाँ पे लाइफ स्पैम तो कम होंगे, लेकिन ये लड़की दोबारा एक रिस्पॉन पॉइंट पे रिस्पॉन हो जाएगी। जिसके बाद वही सब चाटना पाटना, लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे गोल वन अनाउंसमेंट होती है कि इंस्पेक्टर एकेडमी अब शैडो की हो चुकी है और बैरियर एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ पे एक सिस्टम था कि जितने भी मेंबर हैं गिल्ड के वही सिर्फ यहाँ पे रह सकते हैं शैडो गिल्ड के, और यहाँ पे सिर्फ वो लड़की ही गिल्ड की शैडो मेंबर थी। इसलिए जैसे यहाँ पे क्लीनिंग प्रोग्राम शुरू होता है तो फिर एक एक करके जो यहाँ पे नॉन मेंबर थे उन सभी की यहाँ पे आत्मा छीन ली जाती है और बिजली के एकदम खतरनाक झटके से उनकी मुंडी पे आके गिरते हैं और उनकी मुंडी ब्लास्ट कर जाती है, आंख दांत अलग जाके गिरते हैं और क्लीनिंग यहीं पे ही कंप्लीट हो जाती है। हालांकि वो लड़की से हैरान हो जाती है कि शैडो ने यहाँ पे बस कुछ ही मिनट के अंदर ही पूरी अकेडमी को ही अपने कब्जे में ले लिया और उसे अपना शेल्टर बना लिया। और फिर म्यूटेटेड विच को हराने के बदले में उसे यहाँ पे उसकी रिंग मिलती है, इसका नाम एम्बरलेट था। अब इसका इस्तेमाल हर एक क्लास का बंदा कर सकता है और इससे यहाँ पे 22 पॉइंट बढ़ जाएंगे हर एक स्टैट के अंदर। साथ में कूलडाउन स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कूलडाउन जल्दी जल्दी खत्म होगा। और इसका एक यूनिक इफेक्ट भी था कि स्किल रेंज बढ़ जाएंगे, यानी कि जो स्किल रेंज है यानी कि वेनम डार्ट है उसकी रेंज बढ़ जाएगी 50% से और उसका डैमेज भी 50% में बढ़ जाएगा। साथ ही में उसके पास यहाँ पे वेनमस ट्रैप भी आ जाता है जो प्लेटिनम ग्रेड का था, यानी कि असैसिन और हंटर स्किल्स यहाँ पे अब ट्रैप के तरीके इस्तेमाल की जा सकती हैं और उसका स्टेल्थ मोड यहाँ पे 5th लेवल पे चला जाता है। ये जो तुम्हें ट्रैप दिखाई दे रहा है वो इसी का इस्तेमाल करके यहाँ पे किसी भी प्लेयर को पकड़ सकता है और पॉइजन यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक था इसका, यानी कि ये उनकी स्पीड को 50% से कम कर सकता था। मैं आगे से कहता है कि इक्विपमेंट काफी ज्यादा अच्छे हैं और रिंग भी बुरी नहीं है, जितनी भी रेंज स्किल्स हैं वो यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं, उनका डैमेज भी बढ़ चुका है। इसके बाद फेंग एवोल्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है और जो भी बाकी सभी स्किल्स थी उनको यहाँ पे इवॉल्व कर लेता है। वही वगैरह वगैरह फेंग हम लोगों को बताता है कि उसके सभी एट्रीब्यूट्स यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और उसका डैमेज रेंज भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अब उसी टाइम पे लिटिल ब्लैक फेंग को मैसेज करती है और उसे बताती है कि उसे यहाँ पे एक और रियून मिल चुकी है जिसके बारे में उसे चेकआउट करना चाहिए। फेंग उससे पूछता है कि कहाँ पे मिली है, तो लिटिल ब्लैक आगे से बताती है जियांगाई सिटी के आसपास ही मिली है, जहाँ पे एक टेम्पल नहीं है रियून वाला वहीं पे ही। फेंग उससे कहता है कि तुम लोग उसे खुद ही यहाँ पे एक्सप्लोर क्यों नहीं कर लेते, तुम्हारी ग्रोथ के हिसाब से तब तक तुम लोग यहाँ पे प्लेटिनम बॉस को हरा सकते हो। इस पे वो लोग आगे से बताते हैं कि हम लोगों ने ट्राई किया था, लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्ब को छुआ तो साला कुछ भी नहीं हुआ। उसने बोला कि सिर्फ यहाँ पे फेटेड वन ही इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, यानी कि जिनको चूज किया गया है। इसे लिटिल ब्लैक को लगता है कि ये जगह शायद से फेंग के लिए ही बनी हुई है। फेंग उससे कहता है कि बस इंतजार करो, मैं कुछ ही देर के अंदर आया, मेरे पास तुम्हारे
तुम्हारे लिए कुछ इक्विपमेंट भी और जल्दी से लाइफ स्पैम को तैयार कर लो। और फेंग के लिए अब टेलीपोर्ट करना काफी ज्यादा इजी हो चुका था क्योंकि उसके पास अब यहाँ पे दो शेल्टर आ चुके हैं। पहला तो वो सोइल फेरिकेशन वाला था, अब ये दूसरा एकेडमी वाला आ चुका है। तो लिटिल ब्लैक को कोई दिक्कत नहीं, इसके पास भी बंदा पैसा था। ये आगे से कहती है अथॉरिटी पैसे देगी, अब बस आइए खर्चा करिए। इसके बाद अगला सीन जियांगाई सिटी के बाहर का एरिया का था जहाँ पे हम लिटिल ब्लैक को देखते हैं और उसके पेट के साथ में। ये तुम्हें भीड़ के तरीके लग रहा होगा लेकिन इसे लामा कहा जाता है, मतलब एनिमल का नाम है लामा। बाकी इनका काम क्या रहता है यार मुझे नहीं पता, मैंने बहुत कम ही जाना है इनके बारे में। फेंग लिटिल ब्लैक के पीछे से निकलता है तो वो एकदम घबरा जाती है और उसके साथ में उसका पेट भी। और फेंग ने ये जानबूझ के किया था उसे डराने के लिए। दोनों के चेहरे एक जैसे लग रहे हैं, दोनों एक माफिक। फेंग उसे कहता है अगली बार ध्यान रखूंगा, यानी कि दोबारा डराऊंगा। इसके बाद लिटिल ब्लैक फेंग को बताते हैं कि एंट्रेंस यहाँ पे इस क्लिफ के नीचे से है। इससे अगले लंबी खाई और बीच में ही गली है अंदर घुसने की, एक छोटी सी गुफा के तरीके। फेंग उसे पूछता है कि तुम्हें ये पता कैसे चला कि गुफा यहाँ पे है, जिसपे लिटिल ब्लैक आगे से बताती है बहुत लंबी कहानी है। और वो फेंग को बताती है कि उसकी मुलाकात इस लांबा से यहाँ पे हुई थी, जिसके बाद इस लांबा के साथ ये खेल रही थी। लेकिन तभी यहाँ पे एक सिल्वर रैंक का बॉस आ गया जिससे ये दोनों ही घबरा गए। लांबा तो बेहोश ही हो गया, भूल जाओ कि वो है। वह डर के हमारे लिटिल ब्लैक सीधा नीचे गिर गई, लेकिन किस्मत की वजह से वो एक लकड़ी में जा फंस गई और तभी उसकी नजर इस गुफा के एंट्रेंस के ऊपर पड़ गई थी। इसके बाद ये कोशिश की कि फिसल के नीचे न गिर जाए और एंट्रेंस के पास आई ही थी कि तभी देव फिसल के नीचे गिर गई और एलिमिनेट हो गए। जिसके बाद ये रिस्पॉन और पूरी सबके साथ में यहाँ पे आई, लेकिन वो लोग अंदर गए। जिसके बाद उन लोगों ने और को छुआ, लेकिन उसने मना कर दिया ये कहते हुए कि ये दरवाजा सिर्फ चूजन वन के लिए ही खुलेगा। फेंग उससे कहता है काफी खतरनाक तरीका था ढूंढने का, लेकिन फिर भी बढ़िया था। जिस पे लिटिल ब्लैक आगे से कहती है कि हम सब एक एक बार मरे हैं यहाँ पे आने के लिए। फेंग उससे कहता है काफी अच्छा तरीका है एक्सप्लोर करने का। खैर इसके बाद वो लोग उस गुफा के अंदर जाते हैं और लिटिल ब्लैक आगे से बताती है कि एक्सप्लोर करने के लिए उन लोगों ने यहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर्स को स्लैश किया था और उन्हें खत्म करते हुए वो लोग आगे बढ़े थे। फेंग उसे बताता है कि खतरा थोड़ा कम मोल लिया करो यार, अगर तुम्हारा नॉन ट्रीटेबल लाइफ स्पैम अगर 0 के पास पहुंच गया तो फिर तुम काफी ज्यादा खतरनाक चीज में फंस सकती हो। इस पे लिटिल ब्लैक आगे से बताती है कि उसे इस स्किल के बारे में पता है कि यहाँ पे एक स्किल है जो कि यहाँ पे किसी के लाइफ स्पैम को पूरी तरीके से 0 पे ला सकती है, और अगर ये पूरी तरीके से खत्म हो गई तो फिर तुम रियलिटी के अंदर भी खत्म हो जाओगे। लेकिन इन लोगों ने इसका भी एक तरीका ढूंढ लिया है। इन लोगों के पास यहाँ पे एक ऐसा मेजर डिवाइस है जिससे ये लोग अपने नॉन ट्रीटेबल लाइफ स्पैम को लगातार रिफिल करते रह सकते हैं, भले ही वो 0 क्यों ना हो जाए, लेकिन अगले ही सेकंड वो यहाँ पे 10-20 हो जाएगा। इस तरीके से ये लोग कभी भी यहाँ पे लाइफ स्पैम के तरीके से तो खत्म नहीं होंगे। इन लोगों को ये चीज यहाँ पे एक रियून के अंदर मिली थी। जब ये लोग मॉन्स्टर को भगाते जा रहे थे तभी इन लोगों को पता चला कि वहाँ पे एक हाइडआउट है जिससे ये लोग अपने लाइफ स्पैम को यहाँ पे रिवील कर सकते हैं। बेसिकली इन लोगों ने लाइफ स्पैम को यहाँ पे स्टॉक के तरीका इस्तेमाल किया है। ये लोग मॉन्स्टर को मारते हैं और उनके लाइफ स्पैम को एक गुफा के अंदर या फिर हाइडआउट के अंदर यहाँ पे छोड़ देते हैं, और जब इन्हें जरूरत होती है तब ये जाके उसे यहाँ पे रिफ्लिस यानी कि रिफिल कर सकते हैं। फेंग उससे कहता है ये पक्का अन्यू का ही आइडिया होगा ना। इस पे लिटिल ब्लैक आगे से पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला, तो फेंग आगे से बताता है कि पास्ट लाइफ में भी उसने इस तरीके का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद हर कोई इस मेथड का इस्तेमाल करने लगा था। फिर इसके बाद लिटिल ब्लैक यहाँ पे फेंग को दिखाती भी है। जब वो ऑर्ब को छूती है तो सामने से मना कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि ये मैकेनिज्म तभी रिएक्ट करेगा जब तुम फेटेड वन होगे। लिटिल ब्लैक आगे से यही कहती है कि मुझे यही लगता है कि यहाँ पे ये जगह कुछ विलेज के साथ जुड़ी होगी जब ये गेम भी नहीं बना होगा। फेंग उसे कहता है ऐसा है क्या, जिसके बाद वो यहाँ पे जैसे उस लाइट को छूता है तो वो तुरंत ही यहाँ पे रिएक्ट कर देता है और फेंग को अपने साथ लेके चला जाता है और साथ ही में वो ऑर्ब भी गायब हो जाता है। इस लिटिल ब्लैक आगे से कहती है कि बॉस तो सच में फेटेड वन है। इसके बाद फेंग को बताया जाता है कि वो केव ऑफ आइस टाइड के अंदर आ चुका है और बाहर से जो भी कम्युनिकेशन है उसे ब्लॉक कर दिया गया है। फेंग आगे से शैडो डाइव का इस्तेमाल करता है और तुरंत स्टेल्थ मोड के अंदर चला जाता है। फेंग को बताया जाता है कि उसका मिशन यहाँ पे इस आइस टाइड क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करना है। फेंग हम लोगों को बताता है कि उसे इस मिशन के बारे में पता है कि ये जो आइस क्रिस्टल है साइड में, ये किसी भी टाइम यहाँ पे डैमेज को ले सकता है और जब इसकी सीमा खत्म हो जाएगी तब ये ब्लास्ट कर जाएगा और तब यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड होगी कि कोई भी बंदा उसे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और साथ ही में साइड से यहाँ पे कई सारे टनल बने हुए हैं जहाँ से मॉन्स्टर रिस्पॉन होंगे और वो यहाँ पे क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो लोग कामयाब हो जाते हैं तो फिर फेंग यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फेंग को यहाँ पे एलिमिनेट होने से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैटर ऑफ ये है कि अगर वो यहाँ पे खत्म हो गया तो फिर वो दोबारा इस जगह को रीच नहीं कर पाएगा और जो रिवॉर्ड उसे मिलने वाले हैं वो हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। इसीलिए फेंग अपने पास यहाँ पे वेनमस ट्रैप्स को बाहर निकालता है और एवोल्यूशन पॉइंट का इस्तेमाल करके वो उन्हें यहाँ पे एपिक लेवल तक सेट कर देता है, जिसके बाद वो यहाँ पे पॉइजन लेवल, सेकंड और सब कुछ इनका बढ़ा देता है। इसके बाद वो हर एक दरवाजे के ऊपर यहाँ पे उन ट्रैप्स को सेट कर देता है और वो साथ ही में यहाँ पे विच वाली रिंग का इस्तेमाल करते हुए इनके रेंज को भी बढ़ा देता है, जिससे ये काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। इससे अब ये पूरे रास्ते को यहाँ पे कवर कर पाएंगे और मॉन्स्टर जो भी बाहर आएंगे वो यहाँ ट्रैप के अंदर फंस जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे मॉन्स्टर बाहर आना शुरू करते हैं तो ये एक तरीके से इल्व ही थे, जो कि इवॉल्व इल्व थे या फिर म्यूटेटेड थे। ट्रैप अपना काम काफी अच्छे से करते हैं। वो इल्फ जैसे ही बाहर आने की कोशिश करते हैं तो ट्रैप एक्टिवेट होकर पूरे रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं और वो धीरे धीरे करके इनके डैमेज को भी लेने लगते हैं। इनकी हेल्थ कम होने लगती है। फेंग आगे से कहता है ये उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। अगर वो यहाँ पे स्टेल्थ मोड के अंदर रहेगा तो फिर उसका बैक स्टैब यहाँ पे आसानी के साथ जितने भी वीकलिंग मॉन्स्टर हैं उन्हें एलिमिनेट कर सकता है। उसी टाइम पे फेंग के पास नोटिफिकेशन आता है जो कि उससे कहता है एथीना को डिफेंड करो, और उसी टाइम पे कोई फेंग के ऊपर एरो से शूट करता है तो वो शील्ड की मदद से उसे ब्लॉक कर लेता है। ऐसे क्रिस्टल
गर्ल का नाम ही अथीना होगा। इसके बाद फेंग उस साइड देखता है जहाँ से एरो आया था, तो वहाँ पे एक मोब था, बेसिकली एनिमी या फिर कैरेक्टर, जो कि यहाँ पे रेंज टाइप वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकता था। इसके बाद अगले सीन यहाँ पे डीमन सिटी के बाहर की एरिया का होता है, जब हम लोग डोंगफेंग युए को देखते हैं, जो कि यहाँ पे असुरा गिल्ड वालों के साथ मीटिंग करने के लिए आई हुई थी, और वो उनसे कहती है तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे यहाँ पे गिल्ड ने उस मिशन के ऊपर गिव अप कर दिया है जो मैंने तुम्हें दिया था गॉड सेड के ऊपर, क्योंकि अब वो यहाँ पे शैडो गिल्ड के साथ जुड़ चुकी है। इस पे वो आगे से कहते हैं हाँ भाई, हम लोग इस मैटर को अब थोड़ी ना हैंडल कर सकते हैं, कोई इसमें वे और आगे आ चुका है, तुम किसी और को ढूंढ लो इस मिशन के लिए। इस पे डोंगफेंग युए आगे से कहती है कि तुम्हारी आंखों में शैडो मुझसे ज्यादा बड़ा थ्रेट है, तुम्हें ये लगता है। इसके बाद वो उनसे कहती है कि तुम 2 कौड़ी के इंसान हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि मेरे पास यहाँ पे तुम सभी लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मैं जब चाहे तब तुम लोगों को यहाँ पे रियल लाइफ के अंदर केक की तरीके काट सकती हूँ। इस पे असुरा गिल्ड का लीडर आगे से कहता है मदर फादर, और वो यहाँ पे डोंगवेओ के मुंह के ऊपर एकदम घूंसा दे मारता है। इसके बाद वो यहाँ पे डोंगवेओ की खातिरदारी करने लगता है रामपुरी के साथ में, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारी बातें काफी लंबे टाइम से सुन रहा था, तुमने दिमाग खराब कर रखा था, तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पे शैडो के साथ भिड़ सकते हैं। 1000 बार बोला है कि हम लोग शैडो के साथ नहीं भिड़ सकते, नहीं भिड़ सकते, वो साला फूल लेके घूमता है, टेटेबल लाइफ खींच लेगा हम लोगों की, और अगर उसने हमारे ऊपर कोई ट्रैकर वैकर लगा दिया तो फिर हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, और तुम उल्टा मुझे कोई उंगली कर रहे हो, 2 कौड़ी का इंसान कह के। जिसके बाद वो यहाँ पे डोंगवेओ को यहीं पे एलिमिनेट कर देता है, और इसका गेम का नाम फिनिक्स डांस 9 हेवंस है। इसके बाद हम लोग डोंगवेओ को रियल लाइफ के अंदर देखते हैं, जहाँ पे ये चीख रही थी गद्दारी, बाद ये रियलिटी के अंदर चू फैमिली के अंदर ही है, और चीखते हुए कहती है कि ये असुरा हॉल साले, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे को एलिमिनेट करने की। इसके बाद अपने पति को फोन लगाते हैं और उनसे कहती है कि सभी लोगों को अरेस्ट कर लो, सबके सबको। इस पे उसका पति कहता है धीरज रखो भगवान, ये तो वही लोग हैं ना जिनको तुमने हायर किया था घोस्ट सेड को पकड़ने के लिए, अब तुम उन्हें क्यों अरेस्ट करवाना चाहती हो। इस पे डोंगफेंग युए आगे से बताती है कि यहाँ पे घोस्ट सेड ने शैडो की गिल्ड को ज्वाइन कर लिया, इसलिए ये सभी लोग घबराए हुए हैं और ये लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। इस पे उसका पति आगे से कहता है ठीक है भाई, हम लोग इनके साथ बाद में निपट लेंगे, शैडो को एलिमिनेट करने के बाद में। मैं अभी यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन हॉल को असाइन करता हूँ डीमन सिटी के अंदर, ताकि वो लोग यहाँ पे उनके लिए परेशानी खड़े करें, यानी असुरा हॉल वालों के लिए। बाकी शैडो को एलिमिनेट करने वाला इन लोगों का जो प्लान था, यानी कि दिवाली के टाइम पे शैडो को भी साथ में उड़ा देना, वो यहाँ पे रेडी हो चुका था और उसकी शुरुआत हो चुकी थी। अब इन लोगों को बस अपनी फैमिली का बदला लेना था। डोंगफेंग युए आगे से चीखते हुए कहती है ये शैडो और ये साले 2 कौड़ी के लोग, बस तुम लोग इंतजार करो, मैं तुम लोगों को अपने हाथों से खत्म करूंगी। मीनवाइल हम लोग यहाँ पे शैडो को देखते हैं, जिसने यहाँ पे रेंज वाले एनिमी को भी निपटा दिया था शैडो ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए। ये कहते हुए कि क्या फर्क पड़ता है अगर ये रेंज टाइप के मॉन्स्टर है, मेरे पास भी शैडो ब्लेड है और वो इनके वीक पॉइंट के ऊपर हट करके इनको यहाँ पे ये 1 शॉट में ही खत्म कर सकती है। इसी के साथ फेंग ने यहाँ पे अपना मिशन कंप्लीट कर लिया था और उससे पूछा जाता है रिवॉर्ड कलेक्ट कर लो भाई, लेकिन जिस क्रिस्टल को फेंग अभी प्रोटेक्ट कर रहा था वही टूट जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पे एपिक ग्रेड के चेस्ट सेट ट्रेजर चेस्ट के अंदर बदल जाता है। इसके बाद फेंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है चेस्ट की तरफ में, यही सोचते हुए कि पिछली बार जब उसे ये चेस्ट मिली थी तब उसे यहाँ पे ग्रेसफुल रिलीजेबिलिटी मिली थी, जो उसके अटैक पावर को यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ा देती है और सभी एट्रीब्यूट्स को भी। इसलिए वो इसी बारे में सोच रहा था कि पता नहीं इस बार क्या मिलेगा, लेकिन जब वो यहाँ पे उस चेस्ट को ओपन करता है तो फिर उसके अंदर से वही एनपीसी बाहर निकलती है जो फेंग से दोबारा भी मिली थी। फेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि पिछली बार इसने यार उल्टी सीधी लैंग्वेज बोल के दिमाग खराब किया था, अब ये दोबारा बोलेगी। एनपीसी दोबारा बाहर निकलती है और दोबारा उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है, लेकिन इस बार फेंग तैयारी करके आया था, उसे पता था कि ये ओल्ड गॉड लैंग्वेज है और इस बार फेंग इसे ट्रांसलेट भी कर पा रहा था। वो हम लोगों से बताता है कि एनपीसी बोलती है कि तुमने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया है, तुम ही यहाँ पे चूजन 1 हो। फेंग आगे से कहता है कि मुझे घंटा समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रही है, लेकिन इसके बावजूद मुझे समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है, कहीं ये सब कुछ आई ऑफ जजमेंट की वजह से तो नहीं हो रहा है। इसके बाद वो एनपीसी फेंग से कहती है कि जो पुराने गॉड्स थे वो यहाँ पे खत्म हो चुके हैं और फेंग उनका इनहेरिटर है पावर ऑफ जजमेंट का। इसके बाद वो एनपीसी एकदम भाई सुंदर लड़के के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और आगे से अपना नाम यहाँ पे असाहिस बताती है और वो फेंग से कहती है कि अब से वो यहाँ पे उसे फॉलो करेगी और उसे देखेगी कि वो कैसे यहाँ पे ट्रू गॉड ऑफ जजमेंट को राइज करता है। साथ ही में वो फेंग के लिए यहाँ पे एक गिफ्ट भी तैयार करके लाई थी जिसका नाम असाहिस समनिंग बेल था। इन्फॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि ये समनिंग बेल यहाँ पे जजमेंट एनवी है, यानी कि दूध की है, इसका नाम असाहिस है। इसका इस्तेमाल करके वो यहाँ पे पावर ऑफ डिवाइन लॉ का इस्तेमाल कर सकता है और वो इसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार कर सकता है जब वो लेवल यहाँ पे 25 पे होगा, 35 पे होगा, यानी कि 25 पे वो एक बार कर सकता है, 35 पे एक बार और कर सकता है और 50 पे भी वो कर सकता है जजमेंट एनवी असाहिस को समन करने के लिए। और वो जितनी भी बार यहाँ पे असाहिस को समन करेगा असाहिस उसे यहाँ पे चैलेंज देगी एक, जो सीक्रेट रियून का होगा, और जब वो तीनों चैलेंज यहाँ पे कंप्लीट कर लेगा तब असाहिस उसके हाइडआउट पे रहने के लिए हमेशा के लिए आ जाएगी और वो उसे यहाँ पे स्किल अपग्रेड का फंक्शन भी देगी। मतलब 3 चैलेंज कंप्लीट करने पड़ेंगे जिसके बाद असाहिस उसकी परमानेंट रेजिडेंस बन जाएगी, यानी कि उसके हाइडआउट पे रहेगी हमेशा के लिए। फेंग उस बेल को देखते हुए हम लोगों को बताता है कि जब वो लेवल 5 पे था तब वो टेंपल के अंदर मिला था जहाँ से उसे डिवोटी फॉलोअर मिला था। इसके बाद अब उसे यहाँ पे दोबारा मिली जब वो लेवल 15 पे है और वो असाहिस के बाद दोबारा मुलाकात करेगा
जब वो लेवल 25 पे होगा। जिसके बाद असाही फेंग से कहती है कि जल्दी से एक स्किल सेलेक्ट कर लो, उसके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे एक स्किल को अपग्रेड कर सकता है उसके करंट लेवल के हिसाब से। एक हम लोगों को बताता है कि यहाँ पे स्किल अपग्रेड करने के लिए 2 क्राइटेरिया होते हैं। पहला ये है कि यहाँ पे तुम्हें स्किल बुक के हिसाब से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, जैसे तुम स्किल बुक को यहाँ पे बराबर कर सकते हो। और दूसरा है रिक्वायर्ड लेवल, यानी कि तुम्हारा लेवल भी उस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि स्किल की जो क्वालिटी है वो यहाँ पे राइज नहीं हो सकती है, यानी कि उसका ग्रेड, लेकिन वो यहाँ पे कर सकता है क्योंकि उसके पास यहाँ पे एवोल्यूशन पॉइंट का सिस्टम है, जिनकी मदद से वो यहाँ पे स्किल्स के अपग्रेड को बढ़ा सकता है, यहाँ तक इक्विपमेंट को भी। जिसके बाद फेंग हम लोगों को बताता है कि यहाँ पे जो स्किल का लेवल होता है वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि प्लेयर लेवल किस हिसाब से होगा, यानी कि किस लेवल का प्लेयर किस स्किल का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे शैडो वेव स्किल है जिसका लेवल 5 है, तो फेंग का यहाँ पे लेवल 5 होना चाहिए, क्योंकि लेवल 5 और लेवल 50 के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस रहेगा और उनके स्टैट्स भी पूरी तरीके से डिफरेंट रहेंगे, और ये दोनों चीज एक साथ मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए फेंग आगे से कहता है कि उसे तो काफी ज्यादा अच्छा मिल रहा है, इसलिए वो यहाँ पे आसाही से कहता है कि वो यहाँ पे हाईएस्ट ग्रेड की स्किल लेगा अपग्रेड करने के लिए, और वो यहाँ पे ग्रेसफुल रिलीज स्किल को इस्तेमाल करता है अपग्रेड करने के लिए, जो उसके यहाँ पे सभी स्टैट्स को कुछ टाइम के लिए बढ़ा देती है। आसाही तुरंत यहाँ पे उसके लिए ग्रेसफुल रिलीज के लेवल को यहाँ पे 16 कर देती है 10 से, जिससे उसका वीक पॉइंट डैमेज अब यहाँ पे 300 से 410 हो जाता है, और साथ ही में जो उसका यहाँ पे T2 वर्कआउट स्किल इफेक्ट था वो भी यहाँ पे 200 से 310 हो जाता है, और छोटे मोटे डैमेज भी यहाँ पे बढ़ जाता है। इसके बाद आसाही यहाँ से जाते हुए कहती है कि देखो भाई, मैं तो चलिए, अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्या करना है। जिसके बाद वो यहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन गेट के अंदर भी बदल जाती है फेंग के लिए, यानी कि वो यहीं पे आके उसे समन कर सकता है। इसके बाद उसकी नजर चेस्ट के ऊपर पड़ती है, तो चेस्ट के अंदर अभी भी माल पानी बाकी था। फेंग जब उसको कलेक्ट करता है तो फिर उसे यहाँ पे पेफिस का इक्विवेलेंट एक्सचेंज पैक्ट मिलता है। बेसिकली ये एक्सचेंज सिस्टम की तरीके था। फेंग यहाँ पे अपना एक हाई ग्रेड का आइटम बेफिस को देगा, तो बेफिस उसे यहाँ पे एक्सचेंज करके किसी एक्सप्लोसिव स्किल, इक्विपमेंट या फिर ग्रेड स्किल इस चीज के अंदर बदल के दे देगा। उसका इस्तेमाल यहाँ पे दिन में नहीं, जब चाहे तब कर सकता है, लेकिन उसका कूल डाउन यहाँ पे 1 घंटा रहेगा। फेंग आगे से कहता है ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि उसके पास यहाँ पे कई सारी जेट गियर की चीजें पड़ी हुई हैं और कई सारी स्किल बुक भी पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, ये फेंग यहाँ पे सिर्फ असैसिन आइटम्स को ही एक्सचेंज कर सकता है। वो कोई भी आइटम यहाँ पे एक्सचेंज कर सकता है, और उसके बदले में यहाँ पे चाहे वो असैसिन का ले ले, चाहे फिर कोई दूसरा ग्रेड ले ले, और ये काफी ज्यादा अच्छा सिस्टम है उसके लिए। इसके बाद फेंग यहाँ से सारा माल वाल लपेट लेता है और तुरंत टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल करते हुए बाहर निकल जाता है लिटिल ब्लैक को थैंक्स कहने के लिए। जिसके बाद हम लिटिल ब्लैक को देखते हैं जो बाहर ही खड़ी थी और औंघा रही थी लावा के साथ में। उसे टाइम पे फेंग बाहर निकलता और उसे पूछता है कि तुम आधे घंटे से यहीं पे ही थी क्या? तुम्हें बाहर जाके थोड़ी बहुत मेहनत कर लेनी चाहिए थी, मास्टर हैंड कर लेने चाहिए थी। लेकिन लिटिल ब्लैक आगे से बताती है कि उसे इस बात की चिंता थी कि कोई उसके ऊपर एम्बुश ना कर दे, इसलिए वो यहाँ से गई नहीं। तो फेंग उसे कहता है तो थैंक्स के तौर पे ये लो बुक, ये मुझे रियोन के अंदर से मिले, ये तुम्हारे लिए काम की होगी। हमें लिटिल ब्लैक से पता चलता है कि ये उसके लिए काफी ज्यादा कमाल की बुक है, क्योंकि वो लेवल 3 की प्लेटिनम ग्रेड की मैजिक शील्ड स्किल बुक है, जिससे उसका सर्वाइवल रेट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जिसके बाद वो लामा के ऊपर बैठती है और वहां से जाते हुए कहती है थैंक यू। इसके बाद फेंग यहाँ पे लॉग आउट कर लेता है ताकि उसे वो खाना वाना खा सके, बेचारा भूखा है रियलिटी के अंदर। जिसके बाद सिंसिप्ट होकर यहाँ पे जियांग सिटी के रियोन की तरफ आ जाता है, और फाइनली नाइट सेंचुरी गिल्ड ने यहाँ पे अपने लिए एक हाइड आउट ढूंढ लिया था जो कि सिल्वर ग्रेड के था। और इमेजिन करो इन लोगों का गिल्ड कैसा होगा। हम लोग यहाँ पे इनके चेयरमैन को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि देखो भाई और बहनों, हमारी शुरुआत भले ही छोटी है, लेकिन फाइनली हम लोगों के पास अपना खुद का घर है, और इनका घर था बाथरूम, हगने की जगह थी, हगने की जगह पे इन लोगों ने हाइड आउट बनाया है। लेकिन इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये लोग आगे से कहते हैं ये जगह भले ही छोटी है, लेकिन शुरुआत हमारी बहुत ज्यादा बढ़िया हुई है। अब हम लोगों को किसी भी बॉस से डरने की जरूरत नहीं है, जो आएगा और हमें वाइप आउट करके चला जाएगा। वहीं पे इनके जितने भी मेंबर थे उनकी तुम खुशी देखो, इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये आगे से कह रहे थे भले ये जगह छोटी है लेकिन एकदम वंडरफुल है, आराम करने के लिए सीटें भी हैं, और ये सब कुछ हुआ था हमारी सायो की वजह से। वहीं पे सभी लोग सायो की तारीफ करते हैं कि तुम्हारी वजह से हम लोगों को ये जगह मिली, शुक्रिया। इसके बाद सायो उन लोगों से कहती है ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ। वो यहाँ पे अपने टीचर्स को शुक्रिया कहती है, उसके अपने दोस्तों को शुक्रिया कहती है, और अपने फ्रेंड्स को भी शुक्रिया कहती है। यहाँ तक कि वो उन लड़कियों को भी शुक्रिया कहती है जिन्होंने सायो को कस के कूटा था, ये कहते हुए कि उनकी कुटाई की वजह से वो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बन पाई है। और साथ ही में वो अपने मॉम एंड डैड को भी शुक्रिया कहती है अगर वो लोग जिंदा होते तो वो ये लोग देख के काफी ज्यादा खुश होते कि उनकी डॉटर कितनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के। इसके बाद उन लोगों का चेयरमैन आगे से कहता है कि सायो चलो सब लोगों को बताओ कि तुम्हें इस हाइड आउट के बारे में पता चले कैसे चला, और तुमने कितनी सभी मुसीबतों का सामना किया इस हाइड आउट को ढूंढने के लिए। इस पे सायो आगे से बताती है कि उसे एक सपना आया था, एक पावरफुल सपना, जहाँ पे एक पावरफुल वॉरियर उसे लीड कर रहा था इस हाइड आउट के ऊपर कब्जा करने के लिए, और इन लोगों का एनिमी टट्टी था। हाँ सच में टट्टी था एनिमी, वो देखो तुम। हालांकि कई सारे लोगों को यकीन नहीं होता कि ये सपना बहुत ज्यादा साउंडलेस लग रहा था, लेकिन सायो को ये सपना बहुत ज्यादा रियल लग रहा था। लेकिन इसके बावजूद लौंडे खुश थे कि कम से कम इन लोगों को हाइड आउट ही मिला। वो लोग यहाँ पे सायो को कुछ भी नहीं कहते।
थे वो कहते कितनी मासूम है। यहाँ तक कि चेयरमैन को भी हंसी आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो सायू से कहता है स्पीच बढ़िया थी तुम्हारी, ये बताओ कि तुमने कल रात कौन सा सपना देखा। इस पर सायू उन लोगों को बताती है कि उसे एक और सपना दिखाई दिया था जहाँ पे वो एक और हाइडआउट को ढूंढ ली थी, जहाँ पे कई सारे लोग रह सकते थे, वहाँ पे कई सारे सामान भी था और वो एक प्लेटिनम ग्रेड का हाइडआउट था शायद। लेकिन लोग आगे से कहते हैं कि ये अभी भी सपना देख रही है, हम लोग यहाँ पे मेंशन के अंदर जल्द ही मूव करने वाले हैं। और वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे सरकाजम में। खैर चेयरमैन अपना वादा पूरा करता है और वो सायू को यहाँ पे 1 साल का लाइफ स्पैन दे देता है, ये कहते हुए ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड। इसके बाद वो सब लोगों से कहता है उम्मीद करता हूँ तुम सभी लोग सायू से सीखोगे और उसके डेडिकेशन की वजह से ही आज हम लोगों को इतना बढ़िया हाइडआउट मिला है। भले ही हगने की जगह है लेकिन इसके बावजूद हाइडआउट होता है। वो उन लोगों से कहता है कि जब तक हम लोग एक साथ काम करेंगे हम लोग इस घटिया 2 कौड़ी के गेम के अंदर भी सर्वाइव करेंगे और ताकतवर बनते रहेंगे। इसके बाद वो उन लोगों से कहता है जाओ जाओ तुम लोग लेवल अप करो, एक्सप्लोर एरिया एक्सप्लोर करो। और वो सायू से कहता है तुम जाके हाइडआउट ढूंढो, मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट कहता हूँ। इसके बाद अगला सीन कुछ दिनों के बाद का होता है या फिर कुछ घंटों के बाद का। हम लोग सायू को देखते हैं और वो दोबारा एक हाइडआउट को ढूंढने के लिए आई थी अपने सपने के हिसाब से, और उसे ये जगह काफी ज्यादा जानी पहचानी सी लग रही थी। वहीं पे वो लड़कियां उसका पीछा कर रही थी और ये कहते हुए कि तुम लोगों को पक्का यकीन ना कि ये सपने के हिसाब से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है, इसे सच में यहाँ पे प्लेटिनम ग्रेड की हाइडआउट ना मिल जाए। जिसपे वो लोग आगे से कहते हैं कि चलो इसका पीछा करते हैं। इसके बाद वो एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है। ये बिल्डिंग एकदम क्रीपी थी, हर तरफ बॉडी पड़ी हुई थी, इसलिए उसे डर लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हालांकि उसका पीछा सच में किया जा रहा था, इन्हें छुपना भी नहीं आता। सायू खुद को मोटिवेट करते हुए कहती कि तुम्हें हिडन ग्लास की सैक्रिफाइसल बंदी हो, तुम ये सब कुछ कर सकती हो, यू कैन डू दैट, नथिंग कैन हर्ट यू। लेकिन तभी इसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसने आंखें अपनी मुंडी से निकाल के पीठ से बाहर निकाली थी। बेसिकली इसने जवान मुंह के अंदर से आंखें निकाली थी और वो उनका इस्तेमाल करती थी देखने के लिए। और ऑफकोर्स अगर तुम एक नॉर्मल बंदे हो तो तुम्हारी फटके 4 हो जानी थी। सायू का चेहरा बता रहा है कि उसकी 74 हो चुकी है और वो तुरंत डर के मारे बेहोश हो जाती है, नॉकआउट बिना किसी दिक्कत के एकदम। इसीलिए वो गोस्ट उसे इग्नोर करता है और उन तीनों लड़कियों के पीछे की तरफ आगे बढ़ने लगता है कहते हुए ये चलो ये है माल अपना। इसके बाद वो उनमें से एक लड़की को पड़कता है और उसके मुंह के अंदर अपनी आंखें घुसा देता है और एक झटके के अंदर उसका जितना भी लाइफ स्पैम था वो उसे पूरा यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है, निचोड़ लेता है। जिसपे वो दोनों यहाँ से डर के मारे भागने लगती हैं, ये कहते हुए भागो यहाँ से, ये जगह एकदम खतरनाक है, ये एक झटके के अंदर तुम्हारा पूरा लाइफ स्पैम निकल जाएगी। हम लोग सायू को देखते हैं जिससे होश आ जाता है और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो फिर उसे वो घोस्ट दिखाई देता है जिसने उन दोनों लड़कियों को पकड़ लिया था और उनके लाइफ स्पैम को एब्जॉर्ब कर लिया था। इसीलिए सायू एकदम फुल स्पीड में भाग रही थी और भागते भागते एकदम नीचे आ जाती है और गड़ाम से सर केवल फ्लोर पे जाके गिरती है। इसका कदवा फूट जाता है लेकिन ये खुद को संभाल लेती है और जब ये अपने सामने देखती है तो फिर उसे यहाँ पे एक एंट्रेंस दिखाई देती है जो उसके सपने के बराबर ही थी, यानी कि एकदम सेम टू सेम। इसके बाद वो चेयरमैन को मैसेज करके बताती है कि उसे यहाँ पे प्लेटिनम ग्रेड की हाइडआउट मिल चुकी है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे एक भूत घूम रहा है। चेयरमैन उससे कहता है कि तुम वहीं पे रुको, मैं लोगों को अभी लेके आता हूँ, हमें ये लोकेशन चाहिए किसी भी कीमत पे। इसके बाद वो लोग सायू को यहाँ पे पार्टी ज्वाइन कर रहे थे ताकि लोकेशन यहाँ पे शेयर हो सके। लेकिन तभी सायू को आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो फिर उसे यहाँ पे वो घोस्ट दिखाई देता है। लेकिन सायू इस बार डरने की जगह पे अपना डंडा उठा लेती है, ये कहते हुए कि तुम डरो नहीं सायू, तुम ये कर सकती हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हरा सकता है, तुम इसे हरा सकती हो। और मैं तुम्हें छोटा सा स्पॉइलर देखना चाहूंगा कि सायू यहाँ पे अपनी पास्ट लाइफ को ड्रीम कर रही है, जहाँ पे वो वॉरियर जहाँ पे फेंग वॉरियर हुआ करता था और उसे प्रोटेक्ट करते रहता था। ये तुम्हें क्या लगता है ये खेपड़ी कोई हाइडआउट ढूंढ पाएगी? सायू खुद से कह रहे थे कि तुम इसे हरा सकती हो, अब तुम वो पहले वाली पर्सन नहीं हो जो यहाँ पे डर के भाग जाती थी, तुम एक नोबल हिडन क्लास हो, लाइफ सैक्रिफाइस प्रीस्ट। जिसके बाद वो यहाँ पे वेनेमस विनेम्स नाम की एक स्किल का इस्तेमाल करती है जिससे यहाँ पे जहरीली जड़ें आगे बढ़ती हैं और वो उस घोस्ट को कस के पकड़ लेते हैं, जिससे उसे यहाँ पे 130-120 के डैमेज लगते हैं, 3-4 थे, और वो धड़ाम से नीचे जाके गिरता है, जिससे सायू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो खुश होती है अब वो पावरफुल बन चुकी है। लेकिन तभी वो भूत यहाँ पे पॉइजन रिलीज करने लगता है जो कुछ ज्यादा ही टॉक्सिन था। सायू जैसे उसे सूंघती है तो ये अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लेती है और उसकी लाइफ एरिया यहाँ पे कम होती जा रही थी, इसलिए वो जल्दी से यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन इस्तेमाल करती है। लेकिन उसका निशाना उल्टा चूक जाता है, वो भूत के ऊपर वो निशाना मार देती है, जिससे वो भूत बहरान की ये क्या कर रहे हो बहन, मेरी मदद करो या फिर अपनी। और ऑफकोर्स सायू यहाँ पे नॉकआउट हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। सिस्टम भी आगे से कहता है इसने तो खुद को ही खत्म कर लिया। इसके बाद उसके गिल्ड का चेयरमैन उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो भाई, हाइडआउट पे हो ना? इस पे सायू आगे से बताती है कि वहाँ पे एक मॉन्स्टर है जिसके ज्यादा मैं यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी हूँ। इस पे चेयरमैन आगे से कहता है तुम्हारा मतलब सिल्वर ग्रेड का मॉन्स्टर जो कि सोल सकिंग हैंग है ना, जो बोला है स्लो और इसके अटैक काफी ज्यादा वीक हो, लेकिन इसके बावजूद अगर इसने तुम्हें पकड़ लिया तो ये एक बार में तुम्हारे पूरे लाइफ स्पैम को खत्म कर देगा, तुम इसे सर्वाइव कैसे कर गई? जिस पे ये एक्साइटेड होकर आगे से बताती है कि देखो वो मेरे ऊपर झपट्टा मारा और मैं डर के मारे खुद को ही खत्म कर लिया, खुद को एलिमिनेट कर लिया। इस पे चेयरमैन आगे से कहता है यू आर जीनियस। बेसिकली इसके लाइफ स्पैम नहीं गए, बाकी लड़कियों के चले गए थे, इसीलिए चेयरमैन ने कहा यू आर जीनियस। जिसके बाद वो उन लोगों से मिलने के लिए वहां पे जाने लगती है। वहीं पे सायू काफी ज्यादा खुश थे कि वो तीनों लड़कियां यहाँ पे निपट गई और आगे से कहते हैं अगर तुम सायू से टकराओगे तो तुम्हारा लाइफ स्पैम खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये जाके यहाँ पे गिल्ड से मीटअप करती है और उन्हें बताती है कि इस दरवाजे के पीछे ये प्लेटिनम ग्रेड का हाइडआउट है। चेयरमैन उससे कहता है जैसा ही हाइडआउट हमारी मुट्ठी में आगे गिरेगा तैसे ही हम लोग तुम्हें रिवॉर्ड देंगे 3 सालों का लाइफ स्पैम टेबल। वहीं पे चेयरमैन पीछे मुड़ के बाकी लोगों से कहता है कि कोई भी यहाँ पे आने पाने
ना पाए, सबको मार देना कोई भी अगर आसपास दिखाई दे तो। इसके बाद लोग दरवाजा तोड़ते हैं और हाइड आउट के ऊपर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। हालांकि जब वो लोग दरवाजा ओपन करने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा ही ओपन नहीं हो रहा था। इस पे चेयरमैन में बुद्धि लगाते हुए कहता है कि हर एक हाइड आउट के ऊपर एक गार्डियन होता है, और वो आगे से कहता है कि ये स्टोन गेट ही साला गार्डियन है, जल्दी से इसे तोड़ दो तभी हम लोग हाइड आउट अपने नाम पे कर पाएंगे। इसके बाद वो लोग कुल्हाड़ा पुल्हाड़ा सब कुछ इस्तेमाल करते हुए गेट के ऊपर दनादन मारने लगते हैं, ये कहते हुए कि ये टूटेगा तभी तो हाइड आउट हमारा होगा। जिसके बाद चेयरमैन अपने सभी लोगों से कहता है जाओ और जाके धावा बोल दो, हमें किसी भी कीमत पे ये हाइड आउट अपने नाम पे करना है। और हम लोगों को एक सरप्राइज अटैक मिलता है। वो गेट असल में यहाँ पे शैडो का है, फैंग का है। उसके पास नोटिफिकेशन आता है, उसे बताया जाता है कि तुम्हारा सोल प्यूरिफिकेशन गार्डियन अटैक पे है, और उन लोगों ने अभी तक यहाँ पे सिर्फ 70% का ही डैमेज दिया था, 0.70% का, 99% वो भी एकदम ठीक ठाक ही था। यहाँ तक कि फैंग भी हैरान होता है कि ये लोग मेरे हाइड आउट के ऊपर अटैक कर रहे हैं, मगर क्यों? वो आगे से कहता है इनके अटैक पावर के हिसाब से इन्हें 2 साल लग जाएंगे वो दरवाजा तोड़ के अंदर जाने में। खैर इसके बावजूद वो वुल्फ के ऊपर बैठता है ये चेक करने के लिए ये लोग कौन है और क्या कर रहे हैं। इसके बाद फैंग उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसका हाइड आउट है, और ऊपर के एरिया में यहाँ पे फैंग को दिखाई देता है कि कुछ लोग एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वो उससे कहते हैं कहाँ भाग रहे हो, हम लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। तभी उनके सामने एक मोटा सा आता है जो कि गंडा सा उस लड़की के ऊपर दे मारता है, जिससे वो दूर जाके गिरती है। इसके बाद वो लोग होली बाइंड का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को नीचे पकड़ लेते हैं। वो लड़की उन लोगों से कहती है कि मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, ये कोई बहाना नहीं है कि तुम लोग मुझे यहाँ पे लूट सको। वहीं पे फैंग इसे पहचान जाता है और ये अपनी यांग थी, फैंग की कोवर्कर। और फैंग ने उससे बोला था कि तुम यहाँ पे काम करो, तुम गेम के अंदर आ जाओ। और फैंग से ये काफी ज्यादा अच्छी है, उसके लिए काफी ज्यादा काम भी करती थी। वो लोग उससे कहते हैं कि हमने बोला कि तुम अंदर आ गए तो फिर तुम अंदर आ गई। और फिर फैंग को पता चल जाता है कि ये वही लोग हैं जहाँ पे उसके हाइड के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि चेयरमैन के लोग। वहीं पे इन लोगों का पता नहीं क्या है यार, ये भाई कैसी मेंटालिटी है भाई इन लोगों की। इन लोगों को भाई 1v1 जाना था। उसी टाइम पे फैंग यहाँ पे आता है और वो एक बार में इन लोगों के साथ थ्रीसम करता है और उड़ा देता है इनकी मुंडी एक झटके के अंदर ही। वहीं पे यांग फैंग को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो आगे से कहती है तो शैडो है, लेकिन जब वो यहाँ पे उसकी आंखों को देखती है तो फिर उसे पता चल जाता है कि ये किनफेंग है, और काफी जल्दी पहचान लिया इसने यार। अभी जगह से कोई पहचान नहीं पाया, यहाँ तक कि उसकी बहन उसे नहीं पहचान पाई, लेकिन इसने फैंग को बड़ी आसानी के साथ पहचान लिया, और ये मेरे लिए काफी ज्यादा हैरानी की बात थी। गाइस मुझे लगा चैप्टर खत्म हो गया, मैं बोलने ही वाला था वीडियो यहीं पे खत्म होती है, लेकिन दूसरी वेबसाइट चेक किया तो अभी भी चैप्टर बचे हुए हैं। खैर उन लोगों को खत्म करने के बाद फैंग यहाँ पे कर्स फ्लावर का इस्तेमाल करता है और उनकी बॉडी के ऊपर यहाँ पे फ्लावर को एक्टिवेट कर देता है। वही वो पीछे मुड़ के यांग की तरफ देखता तो है, लेकिन उससे कुछ कहता नहीं और वहां से चला जाता है। वहीं पे यांग उसे पूछती है कि तुम फैंग हो क्या, लेकिन शैडो कुछ भी नहीं कहता और चला जाता है। वहीं पे यांग को भी कुछ भी कंफर्म नहीं था, क्योंकि अगर वो शैडो होता, भले ही उसकी आंखों से लगता है कि वो फैंग है, लेकिन अगर वो सच में फैंग होता तो फिर यांग ने यहाँ पे सायो को भी देखा था, जिसने यहाँ पे नाइट्स सेंचुरी गिल्ड को ज्वाइन किया हुआ है। अगर वो फैंग होता तो वो कभी भी अपनी बहन को इस तरीके से यहाँ पे ब्लैक स्लेव बनने ना देता। सो यांग अभी भी 50-50 पे थी। खैर इसके बाद यहाँ पे गेट का सीन होता है जहाँ पे शैडो आता है, तो ये लोग उससे कहते हैं वेलकम ब्रदर वेलकम, आप हमारी गली में आए, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। तो इसके बाद वो उस बंदे के ऊपर लात मार के दूर फेंक देता है, कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बे शैडो के लिए रास्ता बंद करने भी, हमने तुम्हें कहा था कि बाकी लोगों को रोकना, शैडो को नहीं। ये साला मेरी ही गलती है कि मैं इन लोगों को सही से मैनेज नहीं कर पाता, इन लोगों को पर्सनली सिखाना पड़ता है। इसके बाद चेयरमैन उससे कहता है ब्रो थैंक यू, हम लोगों को हेडलेस असैसिन से बचाने के लिए उस टाइम पे आप लोगों ने हमारी जान बचा ली थी, हम आपके बहुत बड़े वाले फैन हैं। और ये लोग भाई शैडो की चापलूसी करे जा रहे थे, मतलब उसे छाछनी में डुबो के उसे चक्कर में लपेट देते हैं, ये कहते हुए तुम तो महान हो। इसके बाद चेयरमैन उससे पूछता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या काम है आपका। फैंग उससे कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस मैंने सुना कि तुम लोगों ने यहाँ पे हाइड आउट के ऊपर हमला बोला है। जिस पे चेयरमैन काफी ज्यादा खुश वॉगे से पूछता है कि तुम्हें बॉस के बारे में पता है क्या, ये मतलब है ना कि तुम्हें यहाँ पे इसके हाइड आउट के बारे में इंटरेस्टेड हो और तुम्हें ये हाइड आउट चाहिए। फैंग आगे से कहता है चाहिए नहीं, वो मेरा ही है। बाय द वे चेयरमैन अपना वूमिंग ही है, जिसका 36 से आंकड़ा है फैंग के साथ में। और चेयरमैन को जैसे ही पता चलता है कि ये हाइड आउट शैडो का ही है, तो ये पत्थर के अंदर बदल जाता है। वहीं पे सभी लोग एकदम झटके में आ जाते हैं कि क्या है ये। वहीं पे चेयरमैन उसे कहता है कि तुमने तो बताया था कि तुम्हारा हाइड आउट मैजिक सिटी के अंदर है, ये मत कहना कि ये तुम्हारा पर्सनल हाइड आउट है। तो साइड से चेयरमैन को एक बंदा बताता है कि हम लोग जितने चाहे उतने हाइड आउट रख सकते हैं, लेकिन गिल्ड के साथ में सिर्फ एक ही हाइड आउट कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे चेयरमैन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, और फैंग चेयरमैन से कहता है कि ये काम ऐसे ही करता है, मेरे पास दो हाइड आउट है, एक मैजिक सिटी के अंदर, एक जियांग हाई सिटी के अंदर है। जिसपे इन सभी लोगों की फटके चार हो जाती है कि इन लोगों ने साइडो के हाइड आउट के ऊपर हमला बोल दिया। और सबसे ज्यादा खराब रिएक्शन तो सायू का था भाई, वो रोने लग जाती है। वो आगे से कहती है ऐसा कैसे हो सकता था, उसने अपने सपने में यहाँ पे साइडो को देखा ही नहीं था, देखोगे कैसे वो वॉरियर जो था। फिर इसके बाद चेयरमैन आगे बढ़ता है और वो यहाँ पे फैंग से माफी मांगता है, ये कहते हुए कि ये हाइड आउट तुम्हारा था, हमें पता नहीं था। फैंग उसे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो तुमने दरवाजे के ऊपर डैमेज मारा है, तुम्हें पता है कि ये कितने का रिपेयर होगा, ये सस्ते में नहीं है। अब तुमको मुझे यहाँ पे 500 सालों का लाइफ स्पैन देना पड़ेगा, तब हम लोग यहाँ पे बराबर होंगे। इसे चेयरमैन को इतना बड़ा झटका लगता है कि बंदा पास आउट, वहीं पे ही वो बेहोश हो जाता है। उसके साथ ही यहाँ पे आते, उसे उठाते और उसकी सांस चेक करते हुए कहते हैं सांस चेक करो यार, ये कहीं मर तो नहीं गया, ये लोन हमारे ऊपर आ जाएगा। और वो लोग शैडो से कहते हैं बॉस देखो ये बेहोश हो गया, सिर्फ रेट सुन के थोड़ा सा तो कम कर दो। इस पे फैंग उन लोगों से कहता है कि मैंने बताया तो ये बिल्कुल भी
भी सस्ता नहीं है रिपेयर करना गेट को। वहीं पे चेयरमैन आगे से कहता है मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया भाई जो 500 सालों का कर्ज मेरे ऊपर लद गया। इसके बाद वो सयो को पकड़ता है और उसे कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब कुछ। तुम क्या मुझे और मेरे सेंचुरी गिल्ड को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना चाहती हो क्या? लेकिन अचानक से सयो आगे से कहती है कि हाँ ये सब कुछ उसकी ही गलती है, उसने यहाँ पे उन सभी लोगों को घसीटा है और इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। ये आगे से कहती है कि ये सब कुछ उसी की गलती है, सिर्फ उसे यहाँ पे ये सब कुछ झेलना चाहिए और उसी को ही ये पनिशमेंट सहनी चाहिए। इसके बाद वो फेंग से कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम मुझे पनिशमेंट दे सकती हो और मैं कुछ भी करूंगी तुम्हारे लिए, कुछ भी, तुम्हारी सर्वेंट, स्लेव, बीस्ट, बर्डन, कुछ भी बनने को तरीकी हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं अपना सारा लाइफ स्पैम तुम्हें दे सकती हूँ ताकि मैं तुम्हारे लॉस को यहाँ पे रीपे कर सकूं। और वो फेंग से कहती है कि तुम मुझे मार सकते हो, डांट सकते हो, पाप दे सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो तुम, लेकिन गिल्ड को छोड़ दो, गिल्ड को छोड़ दो, इन सभी लोगों को छोड़ दो। जिसपे चेयरमैन के साथ साथ जितने भी गिल्ड मेंबर थे वो आगे से कहते हैं सायु तुम इतनी ज्यादा दयालु, हमें पता नहीं था। अब ये सीन काफी ज्यादा फनी है यार, जब तुम पहली बार पढ़ोगे एकदम मजेदार है। अबे तुम खुद जो सायु कह रही है कि मैं इन सभी चीजों की जिम्मेदार हूँ, वो दूसरों पे इल्जाम लगाती है। कर उसी टाइम में फेंग यहाँ पे इन सभी ड्रामा को तोड़ते हुए कहता है कि वुमिंग, हाँ वो उसका नाम लेके बुलाता है। जिसपे तो चेयरमैन भी हैरान होता है, वो से कहता है तुम्हें मेरा रियल नेम कैसे पता है? जिसपे फेंग उससे कहता है तुम्हें सच में लगता है कि ये लड़की 500 सालों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम के बराबर भी है? वह फेंग जानबूझ के यहाँ पे किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा था, तो फिर वहां पे वुमिंग को ये महसूस हो जाता है। जिसके बाद वो सायु को ऊपर फेंक देता है, ये कहते हुए भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारी गलती है सब कुछ। हम सभी लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी में डालने के बाद में तुम यहाँ पे विक्टिम कार्ड की जगह पे सेल्फ सेक्रीफाइस कार्ड का इस्तेमाल करो। तुम्हें सच में लगता है कि बॉस तुम्हारी इस जाल के अंदर फंस जाएंगे? तुम ये सारा ड्रामा करके बस यहाँ पे साइडो के साथ में उसके सर्वेंट बनना चाहते हो, उसके साथ चिपकना चाहती हो। वहीं पे सायु बेहोश होते हुए कहती है कि मेरा सपना दोबारा फेल हो गया साइडो के करीब जाने का, माई प्लान गॉट बस्टेड। खैर इसके बाद वुमिंग यहाँ पे साइडो से कहता है कि वो लोग इतना ज्यादा थोड़ी ना रिपे कर सकते हैं, 500 बहुत ज्यादा है। और वो फेंग से कहते हैं कि थोड़ा बहुत कम कर दो यार प्लीज यार, हम लोग पावर से जितना हो सकता है उतना हम लोग कर देंगे, प्लीज यार कम कर दो यार। फेंग उन लोगों से कहता है ठीक है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी चीजें तो मुसीबत नहीं करूंगा, तुम लोग मुझे यहाँ पे 100 साल का लाइफ स्पैम दोगे और बचे हुए 400 के लिए यहाँ पे तुम लोग अपने गिल्ड मेंबर में से किसी एक बंदे को लेके आओगे जिसके मत्थे के ऊपर सॉर्टेड का स्टेटस होगा। हर एक साल एक बंदा एक मुंडी मुझे चाहिए। फेंग ने ये जानबूझ किया था। बेसिकली फेंग भी यहाँ पे कई सारे प्लेयर्स को एलिमिनेट करता है, तो उसके मत्थे के ऊपर में यहाँ पे सॉल्टर यानी कि हथियारे का टैग लग चुका है, तो फिर उसका जो लाइफ स्पैम गिरेगा वो काफी ज्यादा गिरेगा। लेकिन गेम का एक रूल है, अगर तुम यहाँ पे अपने जैसे किसी बंदे को मार देते हो, बेसिकली अगर उसके माथे के ऊपर भी हुआ सॉल्टर लिखा हुआ टैग लगा हुआ है और अगर फेंग उस बंदे को मार देता है तो फिर उसका सॉल्टर वाला टैग हट जाएगा। बेसिकली अगर 2 कातिल है तो फिर एक को मार के एक कातिल बना दो दुनिया के अंदर और तुम कातिल नहीं कहलाओगे। गेम का नियम ये है, इसलिए फेंग इनका इस्तेमाल अपने नाम को यहाँ पे क्लियर करने के लिए करने वाला था। वो भी चेयरमैन को कोई भी दिक्कत नहीं थी क्योंकि उनके गिल्ड के अंदर यहाँ पे 2000 मेंबर थे और वो लोग बड़ी आराम से यहाँ पे फेंग को 100 साल का लाइफ स्पैम दे सकते थे और हर साल एक बंदे को तो ले ही आएंगे वो लोग जिसके माथे के ऊपर सॉल्टर लिखा होगा। और हम लोग जानते हो फेंग ने जो रिपेयर वाला बताया था कि वहाँ पे ज्यादा महंगा पड़ता है, वो पड़ता है सिर्फ 7 दिन, 7 दिन का ट्रेडेबल लाइफ, और बंदे ने यहाँ पे 100 दिनों का ले लिया। मार्जिन देखा तुमने कितना ज्यादा लंबा खींचा, ब्रो इज बिजनेसमैन। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ही खत्म होती है। 1.5 घंटे की वीडियो है, पता नहीं कितनी लंबी होगी, 2 घंटे की भी कर सकता हूँ, लेकिन एडिट मुझे करना है, मेरे पसीने छूट जाएंगे, तो ना ही करो, बढ़िया है। हाँ एडिटर छुट्टी पे गया, पता नहीं कहाँ गया, बता रहा था भाई मैं जा रहा हूँ घूमने, बाद में बात करूंगा, जिसके बाद गया वो।